अगर आप हमारे चैनल स्टोरीज फॉर योर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 1 10 साल में होता कंपटीशन। एक घना जंगल जहां पर पल पल पर जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। इस जंगल में कहीं पर कुछ लोग गुजर रहे थे। देखने में लग रहा था जैसे कि वह किसी ताकतवर दल के योद्धा होते हो। उन सब के हाथों में तलवारें थी और सभी के कपड़े देखने में एक ही जैसे थे और उनके सीने पर एक बैच था। वह सभी लगभग 50 से 60 लोग थे और उनके बीच में एक इंसान घोड़े पर बैठा आगे बढ़ रहा था। देखने में लग रहा था कि वह उनका लीडर हो। उन सभी की तादाद और ताकत देखकर कोई भी जंगली जानवर उन पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह सब अभी आगे बढ़ी रहे थे। तभी वहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। रुको! उन सभी का लीडर जो घोड़े पर बैठा हुआ था वह बोलता है। अपने लीडर की आवाज सुनकर वह सभी रुक जाते हैं और अपने लीडर की तरफ दिखने लगते हैं। उनमें से एक आगे आकर कहता है, लीडर मयंक, आखिर क्या हुआ? तब लीडर मयंक उस योद्धा से कहते हैं, मोहन जाओ और इस बारे में पता लगाओ कि यह आवाज कैसी है। जी लीडर। इतना कहकर मोहन कुछ सैनिकों के साथ उसे आवाज की दिशा में बढ़ जाता है। कुछ देर बाद मोहन वापस आकर मयंक से कहता है, लीडर मयंक, कुछ दूरी पर एक बच्चा पड़ा और उसके आसपास कोई भी नहीं है। क्या इतने घने जंगल के बीचों बीच? मयंक हैरान था, आखिर कोई बच्चा इतने घने जंगल के बीचों बीच कैसे आया? आखिर किसी को तो उसके साथ होना चाहिए था। कोई तो होगा जो उसे यहाँ पर छोड़कर गया। इतना सोचकर मयंक मोहन से कहता है, मुझे वहां पर ले चलो। मयंक मोहन और अपने सैनिकों के साथ जंगल में आगे की तरफ जाता है। तब उसे झाड़ियां के पास एक बच्चा मिलता है। इसके आसपास में उनके सैनिक खड़े हुए थे। मयंक आगे बढ़कर उसे बच्चों को उठाता है और ध्यान से उसे बच्चों को देखने लगता। उसे बच्चों के सीने पर एक आग का निशान था। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मयंक मोहन से कहता है। लीडर, पर यह बच्चा? मोहन की बात बीच में काटते हुए मयंक मोहन से कहता है, इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। इस बात से तुम्हें कोई परेशानी है? इसे आज से लोग मेरे छोटे बेटे रुद्र के नाम से जानेंगे। उद्धरण चिन्ह। मयंक उसे बच्चों की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं लीडर मयंक, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? इतना कहकर मोहन पीछे मुड़कर अपने सैनिकों से कहता है, जल्दी चलने की तैयारी करो, हमें जल्द से जल्द स्टोन सिटी पहुंचना होगा। उद्धरण चिन्ह। कई दिनों की सफर के बाद आखिरकार वह लोग स्टोन सिटी पहुंच ही गए। स्टोन सिटी पहुंचने के बाद स्टोन सिटी महल का बड़े से कमरे के अंदर अभी कई सारे लोग बैठे हुए थे। वहां पर सबकी नजर लीडर की कुर्सी पर बैठे हुए इंसान पर थी। वह और कोई नहीं, लीडर मयंक था। हम लोग क्लाउड सिटी से बहुत बुरी तरह हार कर आए हैं लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बार भी वह मौका नहीं मिला। उस कमरे में मौजूद कई सारे खास मेंबर्स में से एक कहता है। उसके बाद कोई दूसरा कहता है, हम पिछले कई सालों से यह मुकाबला हार ही रही है और दूसरे शहरों के लोग और ताकतवर बनते जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शांत! सभी लोग शांत हो जाए। वहां पर मौजूद सभी मेंबर्स अभी आपस में बात ही कर रहे थे। तभी मयंक अपनी कुर्सी से उठकर तेज आवाज में सबसे कहता है। मयंक की आवाज सुनकर वहां पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। उसके बाद में वह आगे कहता है, हम लोग कंपटीशन हार चुके हैं पर 10 साल बाद ये मुकाबला फिर से होगा। उसके लिए पूरी तैयारी करें, हमें उसे मुकाबले में किसी भी हाल में जीतना ही होगा। क्लाउडलैंड देश की राजधानी क्लाउड सिटी में हर 10 सालों में एक कंपटीशन होता है जिसमें देश के हर शहरों से कई ताकतवर लोग आते हैं। उनके बीच में मुकाबला होता है और मुकाबले में जीते हुए 4 शहरों को चुना जाता है अपने अपने इलाके पर राज करने के लिए। ये काफी हद तक चुनाव की तरह होता है, बस फर्क इतना, चुनाव में जनता वोट देती है और यहाँ पर अलग अलग शहरों के लोग मुकाबला करते हैं और जो मुकाबला जीता है वह अपने और अपने शहर के आसपास के सभी शहरों पर राज करता है। जो 4 शहर चुने जाते हैं उनको बोला जाता है ईस्ट क्लाउड, वेस्ट क्लाउड, नॉर्थ क्लाउड और साउथ क्लाउड। देश के हर तरफ से जो 4 शहर इस मुकाबले को जीतते हैं वह अपने अपने एरिया में राज करते हैं। ईस्ट से जो भी शहर उसे मुकाबले को जीतता है उस शहर को ईस्ट क्लाउड की उपाधि मिल जाती है और वह शहर पूरे ईस्ट एरिया पर 10 सालों के लिए राज करता है। ऐसा ही बाकी के जीते हुए शहरों के साथ भी होता है। स्टोन सिटी भी ईस्ट एरिया में ही आती है और पिछले कई सालों से स्टोन सिटी इस मुकाबले को हार रही है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 2, ये तुम्हारा छोटा भाई है। मयंक पूरे दिन स्टोन सिटी के खास मेंबर्स से बातें करता रहा और शहर के सभी कामों को निपटाता रहा। मयंक जब राजधानी गया था तब से 3 महीने बीत चुके हैं। इस वजह से शहर में लीडर के कई सारे काम बाकी थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद मयंक महल में अपने कमरे की ओर जाता है। कुछ देर बाद मयंक अपने कमरे के दरवाजे में पहुंच जाता है। वह दरवाजा खोल के अंदर जा ही रहा था तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती हैं। एक बड़ी से हाल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनसे अलग 2 बच्चे एक पालने की तरफ देखकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस पालने में काफी प्यारा बच्चा था, दूधी सफेद स्किन, सर पर घुंघराले बाल, हरी आंखें और मासूम चेहरा। वह दोनों बच्चों के बारे में ही बात कर रहे थे।
ये कितना प्यार है ना। उनमें से एक बच्चा कहता है, हाँ ये बहुत प्यार है, इसके हाथ तो देखो कितने सॉफ्ट हैं और कितने छोटे छोटे हैं। दूसरा बच्चा हंसते हुए कहता है, मुझे तो इसकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पहला बच्चा दूसरे बच्चे को हंसते हुए देखकर काफी सीरियस आवाज में कहता है। दूसरा बच्चा भी काफी सीरियस आवाज में कहता है, तुमने सही कहा, पर आखिर यह है कौन? आज से पहले तो इसी मैंने महल में कभी नहीं देखा। सही कहा तुमने, ये बहुत प्यार है और इस महल में नया है, इस वजह से तुमने इसे आज से पहले महल में नहीं देखा। अभी वह दोनों इस बारे में बात कर ही रही थी, तभी उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। जब वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके मुंह से एक साथ निकलता है, पिताजी। उन दोनों बच्चों के पीछे मयंक था, जो अपने दोनों शैतान बच्चों की आवाज सुनकर यहाँ पर आ गया था। पिताजी, यह कौन है? आज से पहले तो इसको हमने महल में कभी नहीं देखा। पहला बच्चा, जिसका नाम आकाश था, वह अपने पिता मयंक की तरफ देखकर मासूमियत से पूछता है, आकाश, ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई है? मयंक प्यार से आकाश के सिर पर हाथ फहराते हुए कहता है, पिताजी, इसका मतलब यह मुझे भी छोटा है। सूरज रुद्र की तरफ इशारा करते हुए अपने बड़े भाई आकाश और पिता मयंक से पूछता है, हाँ सूरज बेटू, ये तुम्हारा छोटा भाई है, सबसे छोटा तुम से भी छोटा। मयंक सूरज की बातों पर हंसते हुए उससे प्यार से कहता है। मयंक की बात सुनकर सूरज काफी खुश हो जाता है। आकाश, तुम 6 साल के हो और सूरज तुम 3 साल की हो गए हो। तुम दोनों मिलकर अपने छोटे भाई रुद्र का काफी अच्छे से ध्यान रखना और उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है? मुझे काफी काम है, इसलिए तुम दोनों को ही अपने भाई का ध्यान रखना होगा। जी पिताजी, हम अपने छोटे भाई रुद्र का काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे और बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। सूरज और आकाश दोनों मयंक की बात समझकर मयंक को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं। मयंक उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराता है और वापस अपने कमरे की ओर चला जाता है, क्योंकि वह पूरे दिन काम करके काफी थक चुका था। मयंक के जाने के बाद वह दोनों भाई रुद्र की तरफ देखते हैं और उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब तीनों भाई बड़े होते गए। आकाश और सूरज पूरे शहर अपनी उम्र के सभी लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर बन गए। जहां आकाश पृथ्वी लेवल के 9वें सितारे पर था, वही सूरज पृथ्वी लेवल के 7वें सितारे पर था। पर रुद्र कितनी भी मेहनत करें पर उसकी शक्तियां भारती ही नहीं थी। वह अभी एक भी सितारे को पार करने में कामयाब नहीं हुआ था। अभी रुद्र 16 साल का था। सभी लोग 10 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू करते हैं और रुद्र ने भी 10 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग शुरू की थी। रुद्र की उम्र के सभी लोग उससे आगे जा चुके थे, पर रुद्र अभी भी उसी जगह पर था। उसकी कमजोरी की वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाया करते थे, पर उसके दोनों भाइयों की वजह से कोई भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसके भाई रुद्र को परेशान करने वाले लोगों की खूब पिटाई लगाया करते थे। पर 6 महीने पहले रुद्र के दोनों भाई ट्रेनिंग के लिए स्टोन सिटी को छोड़कर अपने सफर पर निकल गए थे। उसके बाद सभी लोग रुद्र को काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। रही बात मयंक की, तो 6 साल पहले जब लीडरशिप कंपटीशन हुआ था तब वह जीत गए थे। उसके बाद मयंक का ज्यादातर समय स्टोन सिटी से बाहर है बीतता था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए ऑर्डर ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 3, एक अनजान रहस्यमयी बुजुर्ग। स्टोन सिटी से कुछ दूरी पर एक जंगल था जो स्टोन सिटी के खजाने में बहुत बड़ा योगदान देता था। उस जंगल में कई सारे खतरनाक जानवर और कई सारी खास जड़ी बूटियां पाई जाती थी, जिससे स्टोन सिटी में खास जड़ी बूटियों से खास दवाएं बनाई जाती थी और खास जानवरों को मारने के बाद उनके नाखूनों से अलग अलग तरह के हथियार बनाए जाते थे। स्टोन सिटी की सबसे ज्यादा कमाई व्यापार करने में ही होती थी। इस जंगल में फिलहाल काफी शांति छाई हुई थी। जंगल के बीच से एक काले कपड़ों वाला लड़का गुजर रहा था, जिसे देखने से लग रहा था कि वह जंगल में पहली बार आया हो। 6 महीने बाद स्टोन सिटी में नई पीढ़ी के ताकतवर योद्धाओं का मुकाबला होगा। मेरे दोनों भाई जब 16 साल के थे तब वह इस मुकाबले को जीते थे। मैं भी अब 16 साल का हो गया हूं। मुझे भी इस मुकाबले को किसी भी हाल में जितना ही होगा, उसके लिए मुझे अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी। घर पर बैठे रहने से, खास दवाएं खाने से ताकत नहीं बढ़ सकती है। उसके लिए मुझे मुश्किल ट्रेनिंग की जरूरत है और ऐसी ट्रेनिंग शहर में रहते हुए नहीं हो सकती। इसके लिए तो मुझे जंगल में जाना ही होगा, भले इस जंगल में कितना भी खाता क्यों ना हो। रुद्र यह सारी बातें सोचते हुए जंगल के अंदर चलता चला जा रहा था। रुद्र को जंगल में रहने का कोई भी अनुभव न बड़ी ही था, इस वजह से जंगल में चलने की रफ्तार उसकी काफी कम थी। बार बार उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर फिर भी रुद्र अंदर की तरफ चलता चला जा रहा था। उसके चलने से काफी आवाज हो रही थी, इस वजह से एक जंगली जानवर का उस पर ध्यान आ गया। रुद्र अभी आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे पीछे से दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखा है तब पर्पल कलर का एक शेर उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था और उसी की तरफ देखकर दहाड़ रहा था। मर गए, ये तो पर्पल शेर है, जंगल के सबसे खतरनाक जानवर में से एक। लगता है ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ही मैं मारा जाऊंगा। अभी रुद्र यह सब सोच ही रहा था, तभी शेर एक बार फिर से दहाड़ता है। उसकी ये दहाड़ रुद्र के कान में जाते ही वह होश में आ जाता है और वह वहां से जंगल के अंदर की तरफ भागने लगता है। खतरनाक पर्पल शेर की ताकत तो बहुत ही ज्यादा होती है, पर उसकी रफ्तार ज्यादा कुछ खास नहीं होती। वह शेर पूरी रफ्तार से रुद्र के पीछे दौड़ रहा था, पर काफी देर तक रुद्र का पीछा करने के बाद भी वह रुद्र को पकड़ नहीं पा रहा था। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आ रही थी। दूसरी तरफ रुद्र भाग भाग कर थक गया था, पर फिर भी रुकने
की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। कुछ देर तक भगाने के बाद रुद्र जंगल के बीच एक खाई के पास आ जाता है। उसके पास आगे बढ़ने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह पीछे मुड़कर शेर की तरफ देखा है, उसके बाद अपनी कमर से एक खंजर निकाल के शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रुद्र जाता था कि वह शेर से नहीं जीत सकता, क्योंकि पर्पल शेर पैदा होते ही पृथ्वी लेवल के चौथे सितारे पर होता है और रुद्र अभी एक भी सितारे पर नहीं पहुंच आथा। रुद्र आंखें बंद कर करके गहरी सांस लेता है, उसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर रुद्र हैरान रह जाता है। उसकी हैरानी की वजह यह थी कि जब रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने पर्पल शेर की लाश पड़ी हुई थी। क्या पर्पल शेर मारा गया? पर इसको किसने मारा? रुद्र अपने आसपास देखता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। आसपास देखने पर रुद्र को जब कोई नहीं दिखता, इस वजह से रुद्र हार मानने वाला ही था। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बच्चे क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? रुद्र को जब यह आवाज सुनाई देती है तो वह पीछे मुड़कर खाई के ऊपर हवा में देखने लगता है। वहां पर उसे एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। तुम कौन हो? रुद्र काफी ज्यादा हैरान और डरा हुआ था, क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा था। देखा क्या, उसने तो इस बारे में कभी सुना भी नहीं था। और साथ ही वह सफेद कपड़े पहना हुआ था, जिससे रुद्र को लग रहा था कि वह भूत है। रुद्र की यह बात सुनकर उस इंसान को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आई, पर गुस्सा आने की जगह पर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी यह हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। रुद्र अभी उसे हंसते हुए देख ही रहा था, तभी वह बुजुर्ग अपनी जगह से गायब हो जाता है। वह कहाँ गया? क्या वह भूत था? कभी हवा में उड़ता है या फिर कभी गायब हो जाता है। रुद्र घबराते हुए पीछे मुड़कर भागने लगता है, पर वह पीछे मुड़कर भागते ही किसी से टकराकर नीचे गिर जाता है। रुद्र अपने सामने देखा है तो वही बुजुर्ग उसके लिए ठीक सामने खड़े थे। रुद्र उस रहस्यमयी बुजुर्ग को देखकर हकलाने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उस बुजुर्ग से क्या कहे। अभी रुद्र इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे उस बुजुर्ग की आवाज सुनाई देती है, बच्चे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया है। वह बुजुर्ग रुद्र के चेहरे को देखकर समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस वजह से वह रुद्र को मुस्कुराते हुए आगे समझने की कोशिश करते हैं। कोई इंसान ताकत के एक लेवल पर पहुंच जाता है तो वह उड़ने लगता है और उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि देखने में ऐसा लगता है कि वह गायब हो गया हो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भूत नहीं, एक इंसान हूं और तुम्हें मुझसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग ने तो ये कह दिया था, पर रुद्र की घबराहट अभी तक नहीं गई थी। इस वजह से रुद्र हिचकिचाते हुए उस बुजुर्ग से कुछ कहना ही वाला था, तभी वह बुजुर्ग रुद्र की हिचकिचाहट को समझते हुए और उसकी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए उसे कहते हैं, मैं तुम्हारी शक्तियां बढ़ा सकता हूं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 4, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। रुद्र, मैं तुम्हारी शक्तियां बढ़ा सकता हूं। उस बुजुर्ग के ये शब्द कुछ समय तक उस जगह पर गूंजते रहे। रुद्र, जो कि उस बुजुर्ग से बात करने में हिचकिचा रहा था, वह भी यह शब्द सुनकर हैरान रह जाता है और अपनी हिचकिचाहट भूलकर उस बुजुर्ग से हड़बड़ाते हुए कहता है, बुजुर्ग क्या आप मेरी शक्तियां सच में बढ़ा सकते हैं? रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या कहना चाहिए। वह ये सुनकर काफी खुश भी था और हैरान भी कि उसकी शक्तियां बढ़ सकती है, क्योंकि उसे लगता था कि वह कभी भी अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा सकता। वह रहस्यमयी बुजुर्ग रुद्र की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, बच्चे तुम शायद मुझे कमजोर समझ रहे हो। मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहता जो पूरी न कर सकूं, और किसी को ताकतवर बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। पर इसके बाद वह कुछ पल तक खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। बुजुर्ग की बात सुनकर रुद्र उनसे कुछ पूछने ही वाला था, पर रुद्र कुछ पूछता उससे पहले ही बुजुर्ग फिर से बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी शक्ति छोटी ईयां बढ़ाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जो काफी दर्दनाक भी होगी। पर अगर तुम अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और शायद ही कोई तुम्हें हरा पाए। बुजुर्ग, क्या मैं भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपकी तरह हवा में उड़ पाऊंगा? अभी बुजुर्ग अपनी बात कर ही रहे थी, तभी रुद्र अपने आप को रोक नहीं पाता है और बुजुर्ग को टोकते हुए उनसे कहता है, रहस्यमयी छोटे बुजुर्ग को ये बात पसंद तो बिल्कुल भी नहीं आई थी कि रुद्र उनकी बात काट रहा है, पर वह ये भी जानते थे कि रुद्र अभी कितना ज्यादा एक्साइटेड है। इस वजह से वह उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए, और रही बात तुम्हारे सवाल की तो तुम उड़ाने के लिए बने हो। रुद्र, चलो अब मेरे शिष्य बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। बुजुर्ग की यह बात सुनकर रुद्रा सोच में पड़ जाता है। वह किसी ऐसे इंसान को अपना गुरु नहीं बनना चाहता था जिससे वह जानता ही ना हो। क्या हुआ, तुम्हें फैसला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है? बुजुर्ग रुद्र को देखकर और उसके चेहरे पर आई परेशानी को देखकर समझ गए थे कि रुद्र अभी क्या सोच रहा है, इसलिए वह हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछते हैं, बुजुर्ग दर्शन, हमें मिले हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ है और हम एक दूसरे को अभी जानते भी नहीं है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे अपना शिष्य क्यों बनना चाहते हैं? मैं तो बहुत कमजोर हूं, आपको तो मुझसे भी कहीं ज्यादा काबिल लोग मिल सकते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र है, पिता मयंक, 2 भाई, एक का नाम आकाश तो दूसरे का नाम सूरज। स्टोन सिटी में सभी लोग तुम्हारा मजाक बनाया करते हैं और तुम्हें परेशान किया करते हैं, कोई भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनना चाहत। और हाँ, 6 महीने बाद एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें स्टोन सिटी के नई पीढ़ी
के ताकतवर योद्धा का मुकाबला होगा जिसमें तुम्हारे दोनों भाई अपने अपने मुकाबले में जीते थे और तुम भी अपने भाइयों की तरह इस मुकाबले को जीतना चाहते हो। इसी तरह से उस रहस्यमय बुजुर्ग में रुद्र के बारे में कई सारी बात बता दी और रुद्र एक अनजान बुजुर्ग से यह सारी बातें सुनकर हैरान रह गया। जब बुजुर्ग अपनी बात पूरी कर देते हैं उसके बाद रुद्र उनसे पूछता है, बुजुर्ग आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? आखिर आप है कौन और मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? रुद्र का सवाल गलत नहीं था। आखिर कोई भी हैरान रह जाएगा अगर कोई अनजान उसके बारे में इतना कुछ जानता हो। बुजुर्ग भी यह बात समझते थे, इस वजह से वह रुद्र से बोलते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 5 मेरी नज़र कई समय से तुम पर है। रुद्र, जब तुम एक छोटे बच्चे थे तब से मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर आखिर आप मुझ पर नज़र क्यों रख रहे थे? आपकी तरह कोई इतना ताकतवर इंसान मुझ जैसे एक आम इंसान पर नज़र क्यों रखिएगा? रुद्र उस बुजुर्ग की बात पूरी होने पर उससे कहता है, तुम कोई आम आना नहीं हो रुद्र, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है, इस वजह से मैं तुम्हें अपना शिष्य बनना चाहता हूँ, वरना किसी ऐसे इंसान को मैं अपना शिष्य क्यों बनाऊंगा जो किसी लायक ही ना हो। बुजुर्ग की है बात सुनक रुद्र सोच में पड़ जाता है। आखिर बात भी सही थी, इतना ताकतवर इंसान अपना इतना सारा वक्त किसी बेकार इंसान पर क्यों खर्च करेगा? रुद्र काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा, उसके बाद वह आखिरकार हाँ कर ही देता है। ठीक है बुजुर्ग, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ और आपको अपना गुरु मानने को भी तैयार हूँ, पर उससे पहले आपको ये वादा करना होगा कि आप मुझे सच में ताकतवर बना सकते हैं। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी ट्रेनिंग करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा, उस इंसान से भी ज़्यादा जिससे तुम अभी मिलकर आए हो। बुजुर्ग की यह बात सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वह समझ जाता है कि इस रहस्यमय बुजुर्ग को उसके बारे में सब कुछ पता है। दरअसल स्टोन सिटी की तरह ग्रीन सिटी भी ईस्ट एरिया में थी और अक्सर जब लीडरशिप कंपटीशन हुआ करता था तो ज़्यादातर ग्रीन सिटी ही इस कंपटीशन को जीती थी। इस वजह से पूरे क्लाउडलैंड पर ग्रीन सिटी का काफ़ी नाम था और ग्रीन सिटी के लीडर और रुद्र के पिता मयंक, जो कि स्टोन सिटी के लीडर है, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर 6 साल पहले जब लीडरशिप कंपटीशन हुआ था तो उसे जीतने के बाद रुद्र के पिता मयंक ईस्ट एरिया के अगले लीडर बन गए थे। इस वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट गई थी। रुद्र अभी ग्रीन सिटी के लीडर की बेटी से मिला था जो कि किसी काम स्टोन सिटी से गुजर रही थी। जब उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है तो उसने रुद्र का और उसके पिता का काफ़ी मजाक बनाया। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 6 रुद्र पृथ्वी लेवल के पहले सितारे पर। मुझे क्या करना होगा? रुद्र जब इस बारे में सोचता है कि किस तरह से ग्रीन सिटी के लीडर की बेटी ने उसके और उसके पिता का अपमान किया था, जितनी भी बार रुद्र इन सभी बातों के बारे में सोचता था उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता था और इस गुस्से में वह अपने गुरु से पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अभी तुम वापस महल चले जाओ, हम कल से ट्रेडिंग शुरू करेंगे और इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं महल में कैसे आऊँगा। जी ठीक है, मैं महल जाता हूँ और कल मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना कहकर रुद्र वहां से चल देता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वह पीछे मुड़कर उस रहस्यमय बुजुर्ग से पूछता है, वैसे आपका नाम क्या है और मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? रुद्र को ये पूछते हुए बड़ी शर्म लग रही थी कि उसने किसी को अपना गुरु बना लिया और उसे उसका नाम भी नहीं पता। रुद्र की बात सुनकर और उसके लाल चेहरे को देखकर वह बुजुर्ग हंसने लगते हैं और रुद्र से कहते हैं, मेरा नाम जानकर तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए मैं बस आचार्य हूँ। इतना कहकर आचार्य वहां से गायब हो जाते हैं और रुद्र बस ये सब देखता रह जाता है कि कई से पलक झपकते ही आचार्य उसके सामने से गायब हो गए। इसके बाद रुद्र अपने आसपास देखा है और सीधा स्टोन सिटी के महल की ओर यानी कि अपने घर की ओर चल देता है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक झरने के नीचे एक लड़का बैठा हुआ था। उस पर शक्तियों से बने हुए चाबुक हमला कर रहे थे। जब भी वह चाबुक उसकी पीठ से टकराते थे तब उस लड़के के मुंह से जोरदार चीखें निकलती थी। उन चीखों से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह लड़का अभी कितने दमे था। उस लड़के से कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ था। वह अपनी उंगलियों के इशारों से उन चाबुक को चला रहा था। कुछ देर बाद वह लड़का, जो कि रुद्र था, अपनी जगह से उठकर नदी से बाहर आता है। उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। वह बाहर आकर उसे बुजुर्ग यानी कि अपने आचार्य के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुद्र जाकर उस पानी में बैठकर ट्रेनिंग करो जो मैंने कई प्रकार की खास जड़ी बूटियों से बनाया है। रुद्र को अपने सामने खड़ा देखकर आचार्य उसको एक तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। रुद्र जब उस तरफ देखा है तो उसे अपने से कुछ दूरी पर लकड़ियों से बना हुआ एक टब जिसमें हरे रंग का पानी भरा हुआ था दिखता है। उसके बाद में रुद्र आचार्य की तरह दिखता है। फिर बिना कुछ कहे वह जाकर उस पानी में बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उस पानी की मदद से रुद्र की चोटें ठीक होने लगती हैं और उसकी शक्तियां भी बढ़ने लगती है। जब वह ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे आचार्य की आवाज़ सुनाई देती है, रुद्रा, तुम जितना दर्द सहोगे तुम्हारा शरीर उतना ही मजबूत बनेगा और यह पानी तुम्हारे हर चोटों को ठीक करेगा और साथ ही तुम्हारी चोटों के जरिए यह पानी छोटे तुम्हारे शरीर में शक्तियां भेजेगा। अब तुम्हें इस पानी से शक्तियों को सोखना है। जब इस पानी से पूरी तरह शक्तियां खत्म हो जाए तब तुम बाहर आकर कुदरती शक्तियों को सोखना, जिससे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। इतना कहकर
आचार्य वहां से गायब हो जाते हैं और रुद्र उस पानी की शक्तियों को सोखना शुरू कर देता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है और पानी को देखता है जो कि पूरी तरह से साफ हो चुका था और उसके डर से हरा रंग और शक्तियां दोनों ही खत्म हो चुकी थी। फिर रुद्र अपने आचार्य को देखा है जो वहां कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। आचार्य को मौजूद न देखकर रुद्र अपना सिर हिलाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पता है क्या और कि जब तक जरूरत ना हो उसके आचार्य सामने नहीं आते थे। रुद्र इन सभी बातों को अलग करके आचार्य की बातों पर ध्यान देता है कि उन्होंने उसे क्या कहा था, तुम बाहर आकर कुदरती शक्तियों को सोखना जिससे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। अब मुझे कुदरती शक्तियों को सोखना होगा जिससे मेरा लेवल बढ़े। उसके बाद रुद्र अपने आसपास देखा है और उसे कुछ दूरी पर एक बड़ा पत्थर दिखता है। रुद्र एक बार फिर से आचार्य की बातों को याद करने के बाद वहां पर उस बड़े से पत्थर के पास जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। वह काफी तेजी से कुदरती शक्तियों को सोख रहा था। इस तरह से शक्तियों को सोखने से रुद्र का लेवल भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। रुद्र पूरी रात ट्रेनिंग करता रहता है। अगले दिन जब वह ट्रेनिंग से उठता है तब उसे काफी अलग सा महसूस होता है। उसको अपने शरीर में काफी ताकत महसूस होती है। वह उठकर कुछ दूरी पर खड़े एक पेड़ के पास आता है और अपने हाथों से एक मुट्ठी बनाकर उसे पेड़ पर पूरी ताकत से वार करता है। रुद्र के हमले से उस पेड़ पर एक मुट्ठी का निशान बन जाता है। रुद्र जब उसे निशान को देखा है तो वह बहुत ही खुश होता है क्योंकि छोटे ऊंचा दिनों की मेहनत के बाद वह पृथ्वी लेवल के पहले सितारे पर पहुंच गया है। ये देखकर वह काफी खुश होता है पर तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम अभी पृथ्वी लेवल के पहले सितारे पर पहुंचे हो। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखा है तो उसके पीछे उसके आचार्य खड़े थे। इसके बाद उसके आचार्य आगे कहते हैं 6 महीने बाद जो कंपटीशन होगा उसमें शामिल होने के लिए तुम्हें कम से कम पृथ्वी लेवल की 5 तारों पर पहुंचना होगा, वरना तो तुम्हें उस कंपटीशन में शामिल भी नहीं होने दिया जाएगा। अभी तुम पृथ्वी लेवल के पहले सितारे पर पहुंचे हो इसलिए यह बड़ा ही आसान था, पर जैसे जैसे शक्तियां बढ़ी ही जाएंगे वैसे वैसे शक्तियां बढ़ाने में और मुश्किलें भी आती है। तुम्हें पहले सितारा पाने में जितना वक्त लगा है उससे कई ज्यादा वक्त दूसरा सितारा पाने में लगेगा और तीसरा सितारा पाने में और भी ज्यादा वक्त। इस तरह से जैसे जैसे शक्तियां बढ़ती है उन्हें बढ़ाने में वक्त भी उतना ही लगता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 7 क्लास 2 की मीडियम लेवल तकनीक। आचार्य की इतनी सारी बातें सुनने के बाद रुद्र की खुशी गायब हो गई थी और उसके मन में यह बात आ रही थी कि वह कितनी धीमी रफ्तार से शक्तियां बढ़ा रहा है। आचार्य, क्या मैं 6 महीने में 5 में सितारे पर पहुंच पाऊंगा? रुद्र अपने आचार्य से पूछता है, अगर तुम मेहनत करो और ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दो तो यह मुमकिन नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि तुम 5वें सितारे की जगह 6 सितारे पर पहुंच जाओ। आचार्य की ये बात सुनकर रुद्र की चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ जाती है। रुद्र मुस्कुराते हुए आचार्य से कहता है, आचार्य, मैं हर तरह की ट्रेनिंग के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या कहना है। रुद्र की यह बात सुनकर आचार्य हैरान रह जाते हैं। वह इस हैरानी में रुद्र से पूछते हैं, अभी जो तुमने ट्रेनिंग में दर्द सहा है उससे भी ज्यादा दर्द तुम्हें अगली ट्रेनिंग में सहना हो, क्या तुम सह पाओगे? जी आचार्य, आपने तो कहा था जो जितना दर्द सहता है वह उतना ही ताकतवर बनता है। रुद्र की यह बात सुनकर आचार्य उसे कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ जड़ी बूटियां के नाम लिख कर दे रहा हूं, जाकर उन जड़ी बूटियां का इंतजार करो। इतना कहकर आचार्य यह अपने पास से एक कागज निकलते हैं और उसमें कुछ जड़ी बूटियां लिखने के बाद रुद्र को दे देते हैं और कहते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी इन जड़ी बूटियां का इंतजाम करो। इतना कहकर वह वहां से गायब हो जाते हैं। रुद्र देखता है कि आचार्य एक बार फिर से गायब हो गए हैं। इसके बाद वह जंगल से बाहर निकालने के रास्ते पर चल देता है। आधा घंटा सफर करने के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। वह सीधा अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकलता है, पर उसके पास अभी सिर्फ 200 चांदी के सिक्के मौजूद थे। क्या ये जड़ी बूटियां 200 चांदी के सिक्कों में आ जाएंगी? पिछली बार अचार में जो जड़ी बूटियां मंगाई थी उन्हें लाने के लिए मुझे 500 चांदी के सिक्के खर्च करने पड़े थे। इस बार तो उससे भी खास जड़ी बूटियां आचार्य ने मंगाई है, क्योंकि रुद्र सोच में पड़ चुका था कि वह अब किससे पैसे मांगे, कैसे पैसों का इंतजाम करें, क्योंकि उसके पिता किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए थे और उसके दोनों भाई ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर चले गए थे। उसके शहर में ऐसा कोई नहीं था जो उसको पैसे दे सके, भले वह शहर के लीडर का बेटा ही क्यों ना हो, पर शहर के जरूरी लोग जिनको छोटे बुजुर्गों का पद दिया गया था वह रुद्र को इतना ज्यादा भी पसंद नहीं किया करते थे जो वह उसे चांदी के सिक्के दे सके। पूरे शहर में बस मोहन ही ऐसा इंसान था जो रुद्र से अच्छे से बात किया करता था, पर मोहन भी उसके पिता के साथ बाहर गया हुआ था। आचार्य, मुझे अभी क्या करना चाहिए? मेरे पास पैसों की कमी पड़ रही है और यहाँ पर ऐसा कोई मौजूद भी नहीं है जिससे मैं पैसे मांग सकूं। रुद्र ने उम्मीद की थी कि आचार्य उसकी मदद करे आगे, पर आचार्य ने कोई भी जवाब नहीं दिया। रुद्र ने कुछ देर तक इंतजार किया, पर जब आचार्य की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वह बस हार मानने वाला ही था। तभी उसके सामने एक कागज आ जाता है और साथ में एक आवाज भी। यह तलवार तकनीक क्लास 2 की मीडियम लेवल तकनीक है, जाओ जाकर इसकी नीलामी करवाओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि किसी को ये पता ना चले कि तुम कौन हो। वह आवाज और किसी की नहीं आचार्य की थी, जिन्होंने एक खास तकनीक रुद्र की मदद के लिए दे दी थी।
आचार्य की बात सुनकर रुद्र काफी खुश हो जाता है, पर वह जितना खुश था उतना ही हैरान भी, क्योंकि क्लास 2 की तकनीक बहुत ही खास होती है। रुद्र ने सुना था कि पूरे क्लाउडलैंड बस क्लाउड फैम वाइली जो कि पूरे क्लाउडलैंड पर राज करती थी, उसी के पास एक क्लास 3 की तकनीक थी। वह कौन सी तकनीक थी और क्या काम करती थी ये तो कोई भी नहीं जानता था, पर पूरे क्लाउडलैंड में बस उसी के पास क्लास 3 की तकनीकी और ही बात स्टोन सिटी और ग्रीन सिटी की, तो उनके पास सिर्फ क्लास 1 या 2 की तकनीकें ही मौजूद है। आम इंसान को तो क्लास 2 की तकनीक देखने को भी नहीं मिलती है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्लास 2 की तकनीक कितनी खास होती हैं। और आचार्य ने एक क्लास 2 की मीडियम लेवल तलवार तकनीक ऐसे ही निकाल कर दे दी। सच में आचार्य का कोई जवाब नहीं। इतना सोचकर रुद्र अपने आप को पूरी तरह से काले कपड़ों से लपेट लेता है और स्टोन सिटी के नीलामी घर की तरफ चल देता है। नीलामी घर जहां पर लोग अपनी खास चीजों की नीलामी करवाते हैं और खास चीज अपने लिए खरीद सकते हैं। रुद्र इस नीलामी घर के बाहर खड़ा होकर नीलामी घर को देख रहा था। उसके बाद रुद्र गहरी सांस लेता है और अंदर की तरफ चल देता है। वह सीधा उस कमरे की तरफ जाता है जहां पर नीलामी करवाने से पहले सामान की जांच होती है। जब रुद्र उसे कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहां पर एक बुजुर्ग आदमी दिखाई पड़ता है। वह रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जान सकता हूं आपको किस चीज की नीलामी करवानी है, वह बुजुर्ग आदमी अपने चेहरे पर हाकी मुस्कुराहट के साथ रुद्र से कहता है। रुद्र अपने पास से क्लास 2 की मीडियम लेवल तकनीक निकलता है और उसे बुजुर्ग के सामने टेबल पर रख देता है। वह बुजुर्ग उसे तकनीक को उठाकर देखा है तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्लास 2 की मीडियम लेवल तलवार तकनीक, वह काफी ज्यादा हैरान था कर क्योंकि क्लास 2 की मीडियम लेवल या फिर हाई लेवल की तकनीक बहुत ही खास होती है। यहाँ तक कि क्लास 2 की लो लेवल तकनीक भी बहुत ही खास मानी जाती है। और उसके सामने बैठा हुआ यह अनजान और रहस्यमय इंसान, उसने क्लास 2 की मीडियम लेवल तकनीक इतनी आसानी से बाहर निकाल कर रख दी। यह जो भी कोई है बहुत ही खास है। इसके बाद उस बुजुर्ग का बोलने का पूरा तरीका ही बदल गया। महाशय, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रुद्र उस बुजुर्ग की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है कि अब उसे क्या कहना चाहिए। तभी उस कमरे में एक आवाज गूंजती है, नाम में क्या रखा है आपको? बस नीलामी से मतलब होना चाहिए। रुद्र हैरान हो जाता है क्योंकि यह आवाज उसके लॉकेट से आई था। बड़ी ही ये लॉकेट उसके आचार्य ने उसे दिया था। इस लॉकेट से उसके आचार्य की आवाज बाहर आ रही है। ये समझकर रुद्र राहत की सांस लेता है क्योंकि अब उसके आचार्य ने मोर्चा संभाल लिया था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 8, क्या नीलामी शुरू हो गई? उस आवाज को सुनने के बाद वह बुजुर्ग हकलाते हुए रुद्र से कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसके बाद वह एक लाल रंग का कार्ड रुद्र को देता है और कहता है, यह नीलामी में बैठने के लिए खास लोगों का कार्ड है। आप इस कार्ड की मदद से नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद वह बुजुर्ग एक घंटी को बजाता है। उस घंटी की आवाज सुनकर एक लड़की उस कमरे में आ जाती है। इन सर को नीलामी हॉल तक ले जाओ, वह बुजुर्ग उस लड़की से कहता है। उसके बाद रुद्र की तरफ हल्की मुस्कुराहट के साथ देखने लगता है, पर रुद्र को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह उस लड़की के पीछे पीछे नीलामी हॉल तक जाने लगता है। वह लड़की नीलामी हॉल के गेट तक रुद्र को ले जाती है। सर, यह है नीलामी हॉल, इसके आगे मुझे जाने की इजाजत नहीं है। रुद्र अपना सिर हिलता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। उस दरवाजे के अंदर जाने पर रुद्र एक बड़े से हॉल में पहुंच जाता है। यहाँ पर एक और लड़की थी जो देखने में पिछली वाली लड़की की तरह ही खूबसूरत थी। रुद्र के पास आकर वह लड़की रुद्र से बड़ी इज्जत से कहती है, क्या मैं आपका कार्ड देख सकती हूँ? रुद्र अपनी जेब से उस बुजुर्ग का दिया हुआ कार्ड निकालकर उस लड़की को दे देता है। वह लड़की जब उस कार्ड को देखती है तो उसके चेहरे पर और भी बड़ी ही मुस्कान आ जाती है और वह रुद्र को वीआईपी सीट पर ले जाती है और रुद्र को कार्ड वापस करके वह वहां से चली जाती है। क्या बात है रुद्र, यहाँ पर आते आते ही वीआईपी सीट लगता है। वह बुजुर्ग तुमको बहुत बड़ा और ताकतवर इंसान समझता है। आचार्य हंसते हुए रुद्र से धीमी आवाज में रहते हैं। रुद्र जल्दी से अपने आसपास देखा है कि कहीं किसी ने आचार्य की बात सुन तो नहीं, पर उसके आसपास फिलहाल कोई नहीं था। आचार्य, आप क्या कर रहे हैं? कोई आपकी आवाज सुन लेगा। रुद्र थोड़ा परेशान होकर अपने आसपास देखते हुए आचार्य से कहता है। रुद्र, तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और मुझे नहीं सुन सकता है जब तक मैं न आ चाहूं। रुद्र की बातों पर आचार्य हंसते हुए रुद्र से कहते हैं। आचार्य की बात सुनकर रुद्र गहरी सांस लेता है। उसके बाद वह अपने आसपास देखने लगता है। वहां पर उसे स्टोन सिटी के कई जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। यहाँ पर शहर के सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर लोग मौजूद थे। आज क्या कोई खास नीलामी होने वाली है? शायद इसी वजह से यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं। रुद्र काफी हैरान था कि यहाँ पर उसे इतने लोग मौजूद देखेंगे और वह भी कोई आम लोग नहीं, सभी के सभी इस शहर के सबसे ताकतवर लोग, जिनमें से कोई एक ही इस शहर को हिलाने की ताकत रखता है। मुझे क्या, मुझे तो बस अपनी तकनीक बेचने से मतलब है। ये सब सोचकर रुद्र अपनी जगह पर ही आंखें बंद करके बैठ जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है। लोग आते गए और नीलामी हॉल भरता गया। लगभग आधा घंटा बाद स्टेज पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आई। लंबे पैर, पतली कमर और मखमल जैसे कमर तक लंबे बाल, खूबसूरत चेहरा। उसके हाथ यही पूरे हॉल में काफी शोर शुरू हो जाता है। उस शोर को सुनने के बाद रुद्र की आंखें भी खुल जाते हैं। वह उस लड़की को देखता है। उसके बाद अपने आसपास के लोगों को, क्या नीलाम शुरू हो गई? रुद्र अपने आसपास के लोगों को देखते हुए सोचता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है।
अरे ये तो ऋतिका अग्रवाल है ना, सच में ये बहुत ही खूबसूरत है, जैसा इसके बारे में सुना था। तब कोई दूसरा बोलता है, हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि आज की नीलामी यह खुद करवाएगी। फिर यह सुनकर पहला आदमी बोलता है, क्या इसका मतलब आज कोई खास चीज आने वाली है क्या नीलामी में? तब दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, हाँ बेहद ही खास चीज। तब पहला आदमी दूसरे से पूछता है, वह खास चीज क्या है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? दूसरा आदमी पहले से बोलता है, ये तो तुम्हें कुछ देर में खुद ही पता चल जाएगा। चलो अच्छा है, नीला अभी शुरू नहीं हुई, और वैसे भी मैं तो पहले से जानता था कि आज कुछ ना कुछ तो खास चीज जरूर बिकेगी। रुद्र अपने मन ही मन में बोलता है और फिर ऋतिका अग्रवाल की तरफ देखने लगता है। सच में ये बहुत ही खूबसूरत है, लगता है आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पर इसी की वजह से आए हैं। रुद्र अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए और ऋतिक को देखते हुए कहता है, क्या हुआ रुद्र, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? रुद्र अभी अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे आचार्य की आवाज सुनाई देती है, नहीं ना ही आचार्य, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? ये लड़की मुझसे उम्र में काफी बड़ी है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। रुद्र शर्माते हुए और हंसते हुए अपने आचार्य से कहता है, वैसे किसी को पसंद करने में कोई परेशानी भी नहीं। हाँ है आचार्य, रुद्र की टांग खींचते हुए उसे कहते हैं। आचार्य रुद्र अभी आचार्य से कुछ कहने वाला ही था, तभी उसे स्टेज से कुछ आवाज सुनाई देती है। रुद्र जब उधर देखता है तो ऋतिका अग्रवाल नीलामी शुरू कर रही थी और रुद्र का ध्यान उधर चला जाता है। आप सभी लोगों का नीलामी में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज्यादा बात करके आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, तो सीधा नीलामी पर आते हैं। इतना कहकर ऋतिका ताली बजती है। जब छोटी ई से कई सारी लड़कियां अलग अलग थालियां लेकर स्टेज पर आ जाते हैं। चलिए पहले नीलामी शुरू करते हैं। पहली नीलामी होगी इस खास गोली की। इस गोली का नाम है रिकवरी गली। यह गोली किसी के भी जख्मों को ठीक कर सकती है, वह भी काफी तेजी से। इस गोली की मदद से आप लोग युद्ध में लगे हुई चोटों से या फिर किसी तरह के भी चोट हो, सबको काफी आसानी से ठीक कर सकती हैं। गोली की नीलामी शुरू होगी। 500 चांदी के सिक्के और हर नीलामी पर 50 चांदी के सिक्कों की वृद्धि होनी चाहिए। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 9, टूटी हुई पत्थर की तलवार। 200 चांदी के सिक्के क्या था छोटे उमा, बस इतना ही कर सकते हो। मैं दूंगा 250 चांदी के सिक्के, तुम दोनों तो बेकार हो। मैं दूंगा 350 चांदी के सिक्के, 400 चांदी के सिक्के, 450, 500। देखते ही देखते उस गोली की कीमत 600 चांदी के सिक्के तक पहुंच गई और उसे स्टोन सिटी के एक व्यापारी ने ले लिया। चलिए दूसरी नीलामी शुरू करते हैं। ऋतिक ने अगले नीलामी शुरू करने के साथ दूसरी लड़की को इशारा किया। ऋतिका का इशारा पाकर दूसरी लड़की स्टेज के बीचों बीच आ जाती है और ऋतिक उस थाली से कपड़ा हटाकर लोगों से कहती है, दूसरी नीलामी भी एक बेहद ही खास गोली की होगी। उस गोली का नाम है ताकत बढ़ाने वाली गली। यह रैंक 2 की गोली है। इसके फायदे यह है कि यह आपकी ताकत कुछ समय के लिए बढ़ा सकती है। इस गोली को खाने वाला जब भी इसको खाता है तो उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये रैंक 2 की गोली, इस वजह से इस गोली की नीलामी शुरू होगी 100 सोने के सिक्कों से और हर नीलामी पर 10 सोने के छोटी ई के बढ़ेंगे। चलिए तो नीलामी शुरू करते हैं। 150 सोने के सिक्के, 160 सोने के सिक्के, 180 सोने के सिक्के, 200 सोने के सिक्के, 250 सोने के सिक्के, 280 सोने के सिक्के। इस तरह से नीलामी बढ़ती गई और इस गोली का वो भी इस शहर के एक व्यापारी ने 300 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। इसी तरह से अलग अलग नीलामियां होती रहे और अलग अलग कीमतों पर चीज बिकती गई। चलिए 7वीं नीलामी शुरू करते हैं। इतना कहकर ऋतिक ने ताली बजाई। छोटी ई से 2 आदमी स्टेज पर एक बड़ा सा टेबल लेकर आते हैं और ऋतिक के इशारा कहते ही उनमें से एक आदमी उस टेबल से कपड़ा हटा देता है। लोगों के सामने एक पत्थर की तलवार का एक टुकड़ा आ जाता है। वह तलवार का ऊपरी हिस्सा था। क्या ये तलवार यह यहाँ पर क्या कर रही है? रुद्र अभी नीलामी देख ही रहा था, तभी उसे अपने मन में यह आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ आचार्य, आप ठीक तो है ना? रुद्र ने कभी भी आचार्य को इस तरह का व्यवहार करते हुए नहीं देखा था, इस वजह से वह थोड़ा हैरान भी हो गया था। नहीं मैं ठीक हूँ, बस इस तलवार की नीलामी में हिस्सा लो, पर याद रहे आखिर में ही तुम अपनी बोली लगाना और कितनी भी कीमत देनी पड़े पर इस तलवार को तुम है किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। आचार्य रुद्र से काफी सीरियस आवाज में ये कहते हैं। इस वजह से रुद्र भी समझ जाता है कि इस तलवार में जरूर कुछ ना कुछ खास है और वह आगे कोई भी सवाल जवाब नहीं करता। अगली बड़ी नीलामी होगी इस पत्थर की तलवार की। कहाँ जाता है ये तलवार? ड्रैगन देवताओं की तलवार थी, पर इसका आधा हिस्सा कोई भी नहीं जानता कि कहाँ है। कहा जाता है कि देवताओं ने इस तलवार से इंसानियत को बचाया था, पर कोई भी ना बड़ी ये जानता ये सच है या झूठ। मगर इस तलवार की मजबूती इतनी ज्यादा है कि आकाश लेवल के हथियार भी इस पर एक खरोंच भी नहीं ला पाए। इसलिए इस तलवार की नीलामी शुरू होगी 800 सोने के सिक्कों से और हर नीलामी पर 50 सोने के सिक्के बढ़ेंगे। तो चलिए नीलामी शुरू करते हैं। ऋतिका के बोलने के बाद भी कोई भी इस तलवार पर नीलामी नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि यह सच किसी को भी नहीं पता था कि यह तलवार देवताओं की थी भी या नहीं, और यह तलवार अभी सिर्फ अंधी थी। कोई भी इंसान सिर्फ मजबूती की वजह से इस तलवार पर अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। पूरे हॉल में काफी देर तक खामोशी छाई रही। काफी देर तक इंतजार करने के बाद ऋतिका उस तलवार को वापस भेजना ही वाली थी, तभी एक आवाज उस सन्नाटे में गूंजती है।
850 सोने के सिक्के। जब लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एक काले कपड़े वाला आदमी वीआईपी सीट पर बैठा हुआ था, उसी ने ये बोली लगा ईथी पर कोई भी इससे ज्यादा बोली नहीं लगाना चाहता था। इस वजह से लोग इस आदमी के बारे में बात करने लगे, आखिर यह है कौन जो टूटी हुई पत्थर की तलवार पर अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। तब कोई दूसरा इंसान बोलता है, बे चुप हो जा, देख वह वीआईपी सीट पर बैठा हुआ है, वह जरूर कोई बहुत ही खास आदमी है। अगर उसने तेरी बात सुन ली और उसको गुस्सा आ गया तब तेरी खैर नहीं। उस इंसान की बात जिसने भी सुनी वह तुरंत खामोश हो गए। परा खैर यह रहस्यमयी इंसान है कौन? ये सवाल सिर्फ आम लोगों के मन में नहीं, वीआईपी सीट पर बैठे हुए बाकी लोगों के मन में भी था। रितिका भी उसे रहस्यमयी इंसान जो कि रुद्र था उसको ध्यान से देख रही थी। 850। इन्होंने 850 सोने के सिक्के की बोली लगाई है क्या और कोई इससे ऊंची बोली लगाना चाहता है? रितिका रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है, पर किसी ने भी इससे आगे बोली नहीं लगाई। रितिका थोड़ी देर और इंतजार करती है, पर जब किसी ने आगे बोली नहीं लगाई तब वह कहती है, चलिए ये दिव्या तलवार 850 सोने के सिक्कों में नीलाम होती है। इसके बाद ऋतिक इशारा करती है और वह दोनों आदमी उस टेबल को जिस पर पत्थर की तलवार रखी हुई थी वापस ले जाते हैं। उसके बाद एक लड़की ऋतिक की इशारे पर एक थाली लेकर स्टेज के बीचों बीच आ जाती है। चलिए आज की 8वीं नीलामी शुरू करते हैं। इतना कहकर ऋतिका थाली से कपड़ा हटती है और लोगों से कहती है, आज की 8वीं नीलामी है क्लास 2 की मीडियम लेवल तकनीक। इतना सुनते ही पूरे हॉल में काफी शोर शुरू हो जाता है। आखिर क्लास 2 की तकनीक किसी भी तरह से आम तकनीक नहीं थी। सिर्फ लोग ही नहीं, खुद ऋतिका भी हैरान थी क्योंकि उसने आज तक जो सबसे ताकतवर तकनीक देखी थी वह क्लास 2 की मीडियम लेवल और हाई लेवल तकनीक थी। ऋतिका किसी तरह से अपनी भावनाओं पर काबू करती है और आगे कहती है, ये तकनीक एक तलवार तकनीक है। इस तकनीक से कोई भी ये सब बताने का बड़ी ही जरूरत नहीं है, सीधा इसकी कीमत बताओ। भीड़ में से एक बेचैनी बड़ी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ऋतिका आगे और कुछ नहीं बोलता और सब लोगों की तरफ देखकर कहती है, यह एक क्लास 2 की तकनीक है जिसकी कीमत का अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हैं, पर फिर भी इस तकनीक की कीमत शुरू होगी 5000 सोने के सिक्कों से और हर बोली पर 500 सोने के सिक्कों की वृद्धि होनी चाहिए। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 10 नीलामी घर में रुद्र के पिता मयंक। ऋतिका की बात जैसे ही पूरी हुई वैसे ही नीलामी शुरू हो गई। इस नीलामी में कोई आम इंसान हिस्सा नहीं ले सकता था। इसमें वही लोग हिस्सा ले सकते थे जिनके पास दौलत की कोई कमी ना हो। इसलिए वीआईपी सीट पर बैठे हुए लोगों में एक अलग सा मुकाबला शुरू हो गया और एक के बाद एक लोग बोलियां बढ़ते चले गए। 5500 सोने के सिक्के, 6000 सोने के सिक्के, 7500 सोने के सिक्के, 8000 सोने के सिक्के, 9500 सोने के सिक्के, 10000 सोने के सिक्के, 15000 सोने के सिक्के। इसी तरह से नीलामी की बोलियां बती गई। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर वहां पर सभी लोग हैरान थे, पर सबसे ज्यादा जो हैरान था वह था रुद्र। उसने तो सोचा भी नहीं था कि जिस तकनीक को वह बेचने के लिए लाया है वह इतनी ज्यादा कीमती होगी। रुद्र इस समय बहुत ही ज्यादा खुश था। वहां पर एक और इंसान था जो काफी ज्यादा खुश था और उसका नाम था ऋतिका। ऋतिका इस समय बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि नीलामी से जितना फायदा होता है उसका 10% नीलामी घर के पास आता है और जो चीज जितनी महंगी नीलाम होती है नीलामी घर को उतना ही फायदा होता है। ऋतिक की नज़र रुद्र की तरफ हो जाती है जो कि काले कपड़ों से ढका हुआ था। इस वजह से ऋतिक उसके चेहरे पर खुशी नहीं देख पा रही थी और उसको लग रहा था कि रुद्र इतनी कमाई करने के बाद भी बिल्कुल शांत बैठा है, जैसे उसे इन पैसों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि रुद्र खुशी से पागल हुआ जा रहा था, पर उसके कपड़ों की वजह से कोई उसकी खुशी देख नहीं पा रहा था। रुद्र किसी तरह अपनी खुशी पर काबू करता है और नीलामी को आगे देखने लगता है। अभी उसकी तकनीक की कीमत 50,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई थी। इसके आगे लोग बोली लगाने से हिचकिचा रहे थे, तभी वहां पर एक दमदार आवाज सुनाई देती है, 70,000 सोने के सिक्के। जब सभी लोगों की नजर उस इंसान की ओर जाती है जिसने ये बोली लगाई तो सब देखते हैं वह वीआईपी सीट पर बैठा हुआ एक आदमी जो देखने में काफी ताकतवर महसूस होता था। उसके चेहरे पर एक कट का निशान भी था। उसको देखकर लोगों में बातें शुरू हो जाती हैं, ये तो स्टोन सिटी के दूसरे सबसे ताकतवर ग्रुप का लीडर है। अगर राज फैमिली यहाँ पर नहीं होती तब टाइगर ग्रुप ही इस शहर पर राज करता और लीडर मयंक की जगह यह इस शहर का लीडर होता। रुद्र इन सभी बातों को सुनकर अपने मन ही मन कहता है, अच्छा तो यह है वो जिसके बारे में मुझे पिताजी ने कहा था, हमारे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन विक्रांत। अभी रुद्र यह सब बातें सोच ही रहा था तभी एक और आवाज वहां पर गूंज जाती है, विक्रांत इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अभी मुझे भी तो बोली लगानी है 1 लाख सोने के सिक्के। वह आवाज पूरे नीलामी हॉल में काफी देर तक गूंजती रहती है। जब सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तब उनको एक काफी हैंडसम आदमी नीलामी हॉल के अंदर आता हुआ दिखता है। ओ सेट पिताजी, यह यहाँ पर अब मैं क्या करूं? अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? रुद्र काफी परेशान होने लगा था क्योंकि जो आना अभी अंदर आ रहा था वह और कोई नहीं मयंक था। मयंक राज रुद्र का पिता। मयंक के आने से और इतनी बड़ी बोली लगाने से विक्रांत के चेहरे पर काफी ज्यादा नाराजगी आ जाती है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वह अभी नीलामी घर में था और नीलामी का नियम ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा वह चीज उसकी ही होगी। इतनी बड़ी बोली के बाद और किसी ने आगे बोली नहीं लगाई। इसके बाद सब लोगों में बातें शुरू हो जाती है।
पर मयंक इन सभी बातों पर ध्यान न देते हुए ऋतिक की तरफ देखा है। मयंक हल्की मुस्कुराहट के साथ ऋतिक की तरफ देखकर कहता है, ऋतिका शायद इसके आगे और कोई बोली नहीं लगाएगा तो तुम्हें फैसला सुना देना चाहिए र। छोटी ईतिका मयंक की मुस्कुराहट देखकर विक्रांत की तरफ देखती है, उसके बाद रुद्र की तरफ दिखती है, फिर कहती है, यह नीलामी 1 लाख सोने के सिक्कों में मयंक राज जीते हैं। ये सब सुनकर रुद्र काफी अजीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसने जो तकनीक बेची थी वह उसी के पिता ने काफी ऊंची कीमत में खरीद ली और उसके पिता ने जो पैसे दिए थे उसका 10% नीलामी घर को मिलेगा और बाकी का उसके पास आएगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या फिर हंसे। रुद्र की ऐसी हालात देखकर उसके आचार्य को उस पर बड़ी हंसी आ रही थी और रुद्र अपने मन में आचार्य की हंसने की तेज आवाज काफी अच्छे से सुन सकता था, पर उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वह भी क्या करें या फिर कर या कहे। तभी वह देखता है कि उसके पिता उसी के पास आकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। रुद्र के पिता उस अनजान शख्स यानी कि रुद्र से बात करना तो चाहते थे, पर रुद्र उनको अनदेखा करने लगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके पिता को इस बारे में कुछ पता चले कि वही रुद्र है। मयंक जब देखता है कि उसके सामने वाला उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है तब उनको अच्छा तो नहीं लगता है, पर वह फिर भी शांत रहता है। अभी जो भी कुछ हुआ था उसके बाद ऋतिक भी काफी हैरान थी। इस वजह से वह अपने ऊपर काबू करती है और सभी लोगों से कहती है, आज की आखिरी नीलामी का वक्त आ गया है। आज की आखिरी और सबसे कीमती चीज की नीलामी होगी, जो है आकाश लेवल की तलवार। इतना कहकर ऋतिका जोर से ताली बजाती हैं, जिससे 2 लड़कियां एक बड़ी सी थाली को स्टेज पर लेकर आ जाते हैं। ऋतिका पास जाकर उसे थाई से कपड़े को हटती है और अपने हाथों से उस तलवार को उठाकर लोगों को दिखाती है। वह सफेद रंग की एक बेहद ही खूबसूरत तलवार थी जो हल्की हल्की चमक भी रही थी। ये तलवार एक आकाश लेवल का हथियार है जिसकी मजबूती और ताकत के बारे में तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं हाँ है। तो इसकी नीलामी शुरू करते हैं। इस तलवार की नीलामी शुरू होगी 50,000 सोने के सिक्कों से और हर नीलामी में 5,000 सोने के सिक्कों की वृद्धि होगी। तो चलिए नीलामी शुरू करते हैं। दिव्या ड्रैगन की तलवार। रुद्र, सच में तुम्हारी किस्मत काफी कमल की है। कुछ भी हो जाए तुम्हें इस तलवार को किसी भी कीमत पर खरीदना है, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी भी कीमत देनी पड़े। आचार्य उस सफेद रंग की चमकती हुई तलवार को देखकर रुद्र से कहते हैं और एक बार फिर से रुद्र आचार्य की बात सुनकर हैरान रह जाता है। आचार्य, हमारे पास बस 90,000 सोने के सिक्के हैं जो कि हमें अभी तक नहीं मिले हैं, तो फिर मैं इस तलवार को कैसे खरीद सकता हूं जिसकी कीमत 50,000 सोने के सिक्कों से शुरू हुई है। अभी तुम शांत रहो, जो कहना होगा मैं खुद कह दूं, बस तुम अपनी जगह से हिलना मत। आचार्य रुद्र को समझाते हुए उसे कहते हैं और रुद्र भी उनकी बात समझ जाता है। इस समय तलवार की नीलामी में बस 3 लोग शामिल थे, मयंक, विक्रांत और इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी जिसका नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। ये तीनों धीरे धीरे अपनी बोली की कीमत बढ़ते ही चले जा रहे थे। 60,000 सोने के सिक्के, 70,000 सोने के सिक्के, 75,000 सोने के सिक्के, 80,000 सोने के सिक्के, 1 लाख सोने के सिक्के, 1,05,000 सोने के सिक्के। इसी तरह से देखते ही देखते कीमत 1 लाख से भी ऊपर चली गई और आखिर में उस व्यापारी ने 2 लाख सोने के सिक्कों की बोली लगा दी। ऋतिका उस तलवार को व्यापारी के नाम करने वाली ही थी, तभी एक बुजुर्ग आदमी की जोरदार आवाज पूरे नीलामी हॉल में गूंज जाती है। उस आवाज के गूंजने से पूरे हॉल में कुछ देर के लिए खौफनाक खामोशी छा जाती है। फिर सबकी नज़र वीआईपी सीट पर मौजूद कल कपड़ों वाले रहस्यमयी इंसान पर जाती है। मैं इस तलवार के बदले ब्रह्मांड लेवल की एक गोली दूंगा। उसकी आवाज़ इतनी भी तेज नहीं थी, पर उसकी आवाज़ में शक्तियां भी मौजूद थी। इस वजह से जिसने भी यह आवाज़ सुनी वह उस इंसान की शक्तियों को समझ सकता था कि वह कितनी ज़्यादा ताकतवर थी। इस वजह से पूरे हॉल में एक खौफनाक शांति छाई हुई थी और कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। ऋतिका, क्या अब आप कुछ कहेगी? वैसे भी एक आकाश लेवल के हथियार के बदले ब्रह्मांड लेवल की एक गोली कोई बुरा सौदा नहीं है, बल्कि इससे आपको ही फायदा होगा, तो बताए। इतना कहकर आचार्य शांत हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, इससे मुझे क्या परेशानी होगी, ये तो मेरे लिए फायदे का सौदा है और वैसे भी इससे बड़ी बोली यहाँ पर और कोई लगा भी नहीं सकता है, तो एक ब्रह्मांड गोली के बदले ये तलवार आपकी हुई। इसके बाद आचार्य रुद्र से कहते हैं, जांच वाले कमरे में दोबारा चलो। रुद्र भी आचार्य की बात सुनकर बिना कुछ कहे उस कमर में चल देता है जहां पर वह नीलामी में शामिल होने से पहले आया था। ऋतिका अभी रुद्र से कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही रुद्र ऋतिक को अनदेखा करके नीलामी हॉल से बाहर निकल जाता है। जब वह नीलामी हॉल से बाहर निकलता है तब जाकर हॉल में मौजूद सभी लोग चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उनको रुद्र से काफी ज्यादा डर लग रहा था। रुद्र अभी बैठा इंतजार कर ही रहा था, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रुद्र जब पीछे मुड़कर दिखता है तो ऋतिका उसकी तरफ ही आ रही थी और उसके पीछे वह बुजुर्ग भी था जिससे रुद्र की पहले मुलाकात हुई थी। उसके बाद ऋतिक अपनी कुर्सी पर बैठकर एक घंटी बजती है, जिससे 2 लड़के एक बड़े से टेबल को जिस पर पत्थर की तलवार रखी हुई थी लाते हैं और उनके पीछे ही 2 लड़कियां एक बड़ी सी थाली में सफेद रंग की चमकती हुई तलवार को लाती है और उनके पीछे एक और लड़की आ रही थी जिसके हाथ में एक छोटी सी थाली थी। ऋतिका अपनी जगह से उठकर छोटी थाली से कपड़ा हटाती है, उसमें से एक गोल्डन कार्ड उठाकर रुद्र की तरह बढ़ा देती है। बुजुर्ग, यह आपका कार्ड, इसमें आपकी नीलाम में खर्च हुए पैसों को काटने के बाद बाकी सारे बचे हुए पैसे हैं और यह रही आपकी दोनों तलवार है। अभी ऋतिका ये सब कह रही थी तभी रुद्र उसकी तरफ एक कांच की बोतल फेंक देता है।
रितिका जब उस बोतल को पकड़कर देखती है तो उसमें एक गोली दिखती है और ऋतिक समझ जाती है कि यह ब्रह्मांड गोली है। रितिका उस रहस्यमयी बुजुर्ग से और भी कुछ कहना चाहती थी पर वह देखी है कि उस बुजुर्ग के हाथ हिलाने से ही वह दोनों तलवारें अपनी जगह से गायब हो जाती हैं और वह बुजुर्ग वहां से निकल जाता है। उसके बाद ऋतिक अपने पीछे खड़े हुए बुजुर्ग से कहती है, बुजुर्ग इस गोली की जांच करिए कि यह असली है भी या नहीं। दूसरी तरफ आचार्य रुद्र को हवा उड़ते हुए एक बार फिर से जंगल में ले जाते हैं। आचार्य अभी हमें जड़ी बूटियां भी लेनी है। रुद्र बस यही चिल्लाते हुए जा रहा था पर आचार्य उसकी बात का जब अब ही नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद वह दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आचार्य वह दोनों तलवार निकलते हैं जिसमें से एक सफेद रंग की चमकती हुई तलवार थी तो दूसरी पत्थर की टूटी हुई तलवार। आचार्य ये दोनों तलवारें, क्या आप इन दोनों के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छे से आचार्य, इसका मतलब ये टूटी हुई तलवार सच में दिव्या ड्रैगन की तलवार है। ये दोनों तलवारें दिव्या ड्रैगन की तलवारें हैं। इतना कहकर आर्य अपना हाथ हिलाकर एक पत्थर की टूटी हुई तलवार का हिस्सा निकलते हैं जो कि तलवार का निचला हिस्सा था। आचार्य, ये तो इस तलवार का दूसरा हिस्सा है ना? रुद्र काफी ज्यादा हैरान होते हुए आचार्य से पूछता है, पर इस बात का आचार्य कोई भी जवाब नहीं देते हैं और दोनों पत्थर की तलवारों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिर में वह टुकड़े जुड़ जाते हैं और एक काले रंग के पत्थर की तलवार में बदल जाते हैं। फिर आचार्य सफेद रंग की तलवार को उठाकर उस काले रंग की तलवार में जोड़ने लगते हैं और साथ ही में रुद्र से कहते हैं, काले रंग की तलवार शरीर है और यह सफेद रंग की तलवार इस शरीर की आत्मा। आचार्य, इसका मतलब किसी हथियार की भी कोई आत्मा हो सकती है? रुद्र काफी हैरान था क्योंकि उसने आज तक किसी हथियार की आत्मा के बारे में नहीं सुना था। आचार्य हंसते हुए रुद्र से कहते हैं, आम हथियारों में तो नहीं पर ताकतवर छोटी यारों में उनकी खुद की समझ होती है और सबसे ज्यादा ताकतवर हथियारों में उनकी खुद की आत्मा। और रही बात इस तलवार की तो ये तो एक दिव्य तलवार है तो ये तो सबसे ज्यादा ताकतवर होनी ही थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 11, लावे की बनी हुई दिव्या तलवार। काफी देर तक आचार्य अपनी शक्तियों से उस तलवार को जोड़ते रहे। जैसे जैसे वह दोनों तलवारें जुड़ रही थी वैसे वैसे उस काले रंग की पत्थर की तलवार का रंग लाल रंग में बदलता जा रहा था। काफी देर की मेहनत करने के बाद आचार्य आखिरकार उन दोनों तलवारें को एक दूसरे से जुड़ ही देते हैं। अब देखने में वह तलवार ऐसी लग रही थी जैसे वह लावे से बनी हो। देखने में पूरी लाल रंग की तलवार ऐसा भी लग रहा था जैसे उसमें लावा बह रहा हो। आचार्य, शरीर और आत्मा मिलने के बाद ये तलवार एक दिव्या तलवार में बदल गई है क्या? छोटे उद्रलाल रंग की चमकती हुई तलवार को देखते हुए आचार्य से पूछता है क्योंकि उसे इस मामले में और कुछ भी नहीं पता था। नहीं, अभी नहीं, अभी ये तलवार सिर्फ ब्रह्मांड लेवल पर पहुंच पाई है। इसे दिव्य तलवार बनने में भी काफी वक्त है। रुद्र, अब से तुम इसी तलवार का इस्तेमाल करोगे और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इस तलवार का लेवल भी बढ़ेगा और ये तलवार तुम्हारे लेवल बढ़ाने के साथ साथ हाफ गॉड लेवल पर पहुंच जाएगी। पर यह गॉड लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी। इसे गॉड लेवल पर ले जाने के लिए हमें गॉड स्टोन की जरूरत पड़ेगी। आचार्य को पता भी नहीं था कि वह रुद्र को अनजाने में क्या बताते चले जा रहे हैं। आचार्य, ये गॉड लेवल, हाफ गॉड लेवल और गॉड स्टोन, ये सब क्या है? मैंने आज से पहले इनका नाम कभी नहीं सुना। ये सब क्या है? आचार्य, रुद्र के इतना कहने के बाद आचार्य को पता चलता है कि वह तलवार मिलने की खुशी में अनजाने में रुद्र से क्या कह चुके हैं। कुछ नहीं रुद्र, गॉड लेवल और हाफ गॉड लेवल ये बस ताकत के लेवल है जो तुम्हें आगे मिलेंगे। अभी तुम्हें इनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आचार्य बात बदलते हुए कहते हैं, आज से तू मैं इस तलवार के साथ की ट्रेनिंग करोगे। ये तलवार एक समय पर देवताओं की हुआ करती थी, इसलिए भले ही इसकी ताकत चली गई हो पर मजबूती अभी भी है। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ताकत भी वापस आती जाएगी। इसलिए बाकी लोगों की तरह तुम्हें लेवल बढ़ाने के बाद अपना हथियार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक काम करो, जाकर अपने पिता से मिल लो, उनसे मिले हुए तुम्हें काफी समय हो गया है। आचार्य की बात सुनकर रुद्र काफी खुश हो जाता है और आचार्य के सामने हाथ जोड़कर जल्दी से वहां से भाग जाता है। रुद्र को इस तरह से जाते हुए देखकर आचार्य के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र भागते हुए कुछ देर में अपने महल पहुंच जाता है। महल पहुंचने के बाद वह सीधा अपने पिता के कमरे में जाता है पर उसे वहां पर कोई नहीं दिखता है। रुद्र यह बात जानता था कि उसके पिता अभी काम में बिजी होंगे, इस वजह से वह उनका इंतजार करने का सोचता है और कमरे में बैठ जाता है। लगभग 1 घंटे बाद रुद्र को दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखा है तो उसके पिता मयंक कमरे के अंदर आ रहे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। रुद्र जल्दी से जाकर उनके गले लग जाता है। रुद्र, माफ करना बेटा, इस बार कम से आने में मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। अभी मयंक और भी कुछ कहने वाला था तभी उनकी नजर रुद्र पर जाती है और वह हैरान रह जाते हैं। रुद्र, तुम्हारी ताकत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। रुद्र अपने पिता की बात सुनकर काफी खुशी से सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ पिताजी, मैं पृथ्वी लेवल की पहले सितारे पर पहुंच गया हूं और जल्द ही मैं पृथ्वी लेवल के दूसरे सितारे पर पहुंचने वाला हूं। ये तो बिल्कुल सही हुआ। इतना कहकर मयंक अपनी जेब से एक लाल रंग का कागज निकलते हैं और उसे रुद्र को दे देते हैं। यह एक क्लास 2 की मीडियम लेवल तलवार तकनीक है। इसे मैं आज ही नीलामी में खरीदा है। जब तुम पृथ्वी लेवल के 5वें सितारे पर पहुंच जाना तब तुम इस तकनीक को सिखाना और मुझे निराश मत करना, ठीक है? इतना कहकर मयंक वहां से चले जाते हैं।
और रही बात रुद्र की, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। जिस तकनीक को उसने बेचा वह तकनीकी उसी के पास घूम फिर कर वापस आ गई। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं इस तकनीक को जरूर सीखूंगा। इतना कहकर रुद्र वापस अपने कमरे में जाता है और ध्यान में बैठ जाता है। कुछ देर बाद रुद्र जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे वहां पर कुछ बोतल मिलती है। रुद्र समझ जाता है कि यह उसके आचार्य ने ही यहाँ पर रखी है। तभी रुद्र को अपने मन में एक आवाज सुनाई देती है, रुद्र यह हरी बोतल में जो गोली है इसके अंदर काफी ज्यादा शक्तियां भरी हुई है। इसे खाने के बाद तुम्हें इस गोली की शक्तियों को सोखना होगा, जिससे तुम्हारा लेवल काफी तेजी से बढ़ेगा, पर यह काफी ज्यादा दर्दनाक भी होगा। इस वजह से जो लाल रंग की बोतल है उसमें एक लिक्विड है, उस लिक्विड को पीने से तुम्हारे शरीर में मौजूद जख्मों को आराम मिलेगा और तुम्हारा दर्द भी काफी कम हो जाएगा। पर याद रहे उस लिक्विड को तुम्हें तभी पीना है जब गोली का असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। और रही बात तुम्हारे सामने रखे हुए डिब्बे की, तो उसमें चमत्कारी पाउडर रखा हुआ है जिसे मैंने आज ही बसाया है। इसे तुम्हें एक पानी से भरे हुए टब में डाल देना है, जैसा कि तुम जंगल में किया था, और इस पानी में बैठकर ही तुम्हें ट्रेनिंग करनी है और गोलियां खानी है। इसके बाद तुम्हें जड़ी बूटियां लेने भी जाना होगा। तो अब अपनी ट्रेनिंग शुरू करो जाके। इतना कहकर वह आवाज शांत हो आती है और रुद्र अपना सिर हिलाते हुए आचार्य की बात मानने लगता है। रुद्र अपने कमरे में मौजूद टब में उस चमत्कारी पाउडर को डाल देता है। उसके बाद उसमें बैठकर ट्रेनिंग करने लगता है। कुछ देर बाद रुद्र अपना हाथ बढ़ाकर हरी बोतल को उठाता है और उसमें से गोली निकालकर उसको ध्यान से देखने लगता है। वह लाल रंग की गोली थी जिसमें पीले रंग की धारियां भी बनी हुई थी और वह गोली काफी ज्यादा चमक रही थी, साथ ही उससे काफी बड़ी ही खुशबू भी आ रही थी। रुद्र उस गोली को तुरंत निगल जाता है। उस गोली को निगलने से रुद्र के शरीर में काफी तेजी से दर्द होने लगता है। आज रुद्र को ऐसा महसूस होता है जैसे इस दर्द से उसकी जान ही निकल जाएगी। तभी उसको अपने मन में आचार्य की परेशानी भरी आवाज सुनाई देती है, रुद्र दर्द को भूलकर उस गोली की शक्तियों को सोखने की कोशिश करो। रुद्र तुम ये कर सकते हो। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैग ऑन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 12 रुद्र पृथ्वी लेवल के तीसरे सितारे पर। रुद्र तुम ये कर सकते हो। अब अपनी शक्तियों की मदद से अपने शरीर के अंदर झांकने की कोशिश करो। तुम्हारे शरीर के अंदर गोली से निकली हुई जंगली शक्तियां मौजूद होंगी, उनको अपनी शक्तियों से काबू करने की कोशिश करो रुद्र, और उन शक्तियों को काबू करते हुए अपने दिल तक ले जाओ, जिससे तुम्हारा दिल उन शक्तियों को तुम्हारे खून में मिला देगा। आचार्य रुद्र को समझ रहे थे कि उसे शक्तियों को कैसे काबू करना है, और रुद्र भी उनकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था और मान रहा था। पर जितना आसान ये सब बोलने में लग रहा था, यह इतना भी आसान न बड़ी ही था। इस समय रुद्र की हालत दर्द की वजह से खराब होती जा रही थी। रुद्र जब अपनी शक्तियों की मदद से अपने शरीर के अंदर देखता है तब उसको वहां पर बहुत ही बुरे हालात दिखते हैं। शक्तियों के बहाने के रास्ते पूरी तरह से जल चुके थे उसे। वहां पर जंगली शक्तियां पूरे शरीर में भागती हुई दिखती है, जो भागते हुए रुद्र के शरीर को अंदर से और भी नुकसान पहुंचती जा रही थी। पर रुद्र किसी तरह अपने दर्द पर काबू करता है और अचानक बड़ी ही बातों पर ध्यान देने लगता है। आचार्य के कहे अनुसार वह अपनी शक्तियों से जंगली शक्तियों को काबू करने की कोशिश करता है। रुद्र जब अपनी शक्तियों को जंगली शक्तियों के करीब ले जाता है तो जंगली शक्तियों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन पर वार कर रहा हो। इस वजह से वह शक्तियां और भी ज्यादा जंगली होकर रुद्र के शरीर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे रुद्र को और भी ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। पर छोटे उद्र किसी तरह अपने दांतों को दबाकर अपने दर्द को सहने की कोशिश करने लगता है और उन शक्तियों को काबू करने की कोशिश लगातार करते रहता है। काफी देर के बाद रुद्र जंगली शक्तियों को धीमा करने में कामयाब हो जाता है और धीरे धीरे उन शक्तियों को अपने दिल तक ले जाने लगता है। दिल तक पहुंचाने के बाद रुद्र अपनी शक्तियों से उन शक्तियों को धीमी रफ्तार से अपने दिल के अंदर भेजना लगता है। जब वह शक्तियां रुद्र के दिल के अंदर जा ही रही थी तभी उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनको कैद करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वह बगावत करने लगती है और अपने आप को वहां से आज़ाद करने की कोशिश करने लगते हैं। पर इसके लिए अब बहुत देर हो छोटे ऊकी थी, क्योंकि वह शक्तियां रुद्र के दिल के काफी करीब पहुंच गई थी। जब उन शक्तियों ने बगावत करने की कोशिश की तो रुद्र ने अपनी शक्तियों से उन शक्तियों को हल्का सा धक्का दे दिया, जिससे वह सब शक्तियां रुद्र के दिल के अंदर खींचती चली गई। रुद्र यह सब देखकर काफी खुश हो गया था कि उसने उन शक्तियों को आखिर अपने दिल तक पहुंचा ही दिया। पर कुछ देर में रुद्र को इस बात का एहसास हो जाता है कि रुद्र में शक्तियों को ज्यादा ही तेजी से अपने दिल के अंदर भेज दिया, क्योंकि अब वह शक्तियां रुद्र के दिल से होते हुए उसके पूरे शरीर में खून के जरिए फैल गई थी और इससे रुद्र को बहुत ही भयंकर दर्द महसूस हुआ। पर अब रुद्र और कुछ कर भी नहीं सकता था, सिर्फ दर्द सहने के। काफी देर के बाद जब उसके खून में जंगली शक्तियां धीमी होने लगी तब जाकर उसने लाल रंग की बोतल उठाई। उसे बोतल का ढक्कन खोलते ही उसमें से ठंडी हवाएं निकलने लगी। पर रुद्र इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और उस लिक्विड को पी जाता है। उस लिक्विड को पीते ही रुद्र का शरीर ठंड की वजह से कांपने लगता है और उसके शरीर में मौजूद हर घाव बर्फ से जाम जाते हैं। एक पल पहले रुद्र के शरीर में जंगली शक्तियों की वजह से आग जैसी जलन हो रही थी, वहीं अब रुद्र का शरीर ठंड की वजह से कांप रहा था। इस तरह शरीर का तापमान बदलने से रुद्र को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन सूरज की
बड़े ऊपर जब रुद्र के चेहरे पर पड़ती है तब उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जब रुद्र उठकर बिस्तर पर बैठता है तभी उसे कल रात को हुआ हर वाक्य याद आ जाता है। मैं यहाँ बिस्तर पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था ना। तभी उसे खिड़की से आचार्य की आवाज सुनाई देती है। सच में कमाल है रुद्र, तुम ट्रेनिंग में कामयाब रहे, पर अगली बार इस तरह की बेवकूफ़ी मत करना जो तुमने इस बार की थी। तुम्हें पता भी है अगर कोई जम गली शक्तियों को सीधा अपने दिल में भेजे तो उसकी जान भी जा सकती है। अगर सही समय पर मैं तुम्हारी शक्तियों को काबू न करता तो वह शक्तियां तुम्हारे खून में मौजूद एक जहर की तरह काम कर सकती थी और तुम बहुत दर्द नाक मौत मरते। आचार्य खिड़की से अंदर आते हुए रुद्र से कहते हैं। और रुद्र भी उनकी बातों को सुन रहा था और समझ भी रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। खून में मौजूद शक्तियों को आचार्य ने सही समय पर धीमा कर दिया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। आचार्य मुझे माफ कर दीजिए। वैसे आचार्य, आपने अभी कहा कि मैं कामयाब रहा, इसका मतलब मेरी शक्तियां बढ़ चुकी है, और वह बड़ी है तो कितने सितारों से? रुद्र आचार्य की और बातें न ही सुनना चाहता था, इसलिए वह बात बदलते हुए कहता है। आचार्य भी उसकी बात समझ रहे थे, पर फिर भी वह रुद्र से कहते हैं, तुम पहले पृथ्वी लेवल के पहले सितारे पर थे, पर अब तुम्हारी शक्तियां पृथ्वी लेवल की तीसरी छोटी इतारे पर पहुंच गई है। पर तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। रुद्र के चेहरे पर आती खुशी को देखकर आचार्य उससे कहते हैं, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, जैसे जैसे हमारी शक्तियां बढ़ती हैं वैसे वैसे हमें वक्त तभी और लगता है। चलो अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जंगल में चलकर ट्रेनिंग को शुरू करो। आज से तुम्हें तलवार चलानी सीखनी होगी, क्योंकि ट्रेनिंग को तेज करने के लिए लोगों को हथियार चलाना भी आना चाहिए हो। तुम्हारे पास तो एक दिव्या तलवार है, पर एक और बात मैं तुम्हें याद दिला दूं, किसी को भी मत बताना कि तुम्हारे पास दिव्या तलवार है, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतर आ हो जाएगा। आचार्य रुद्र को चेतावनी देते हुए उसे कहते हैं। पर आचार्य, अगर किसी ने इस तलवार को पहचान लिया तो आखिर दिव्या तलवार को कोई ना कोई तो पहचानता ही होगा, जैसे कि आपने इसे पहचान लिया था। रुद्र आचार्य से सवाल करते हुए उनसे पूछता है। हाँ, इसे लोग पहचान तो सकते हैं, पर सिर्फ वही लोग जिनकी उम्र बहुत ही ज्यादा है, और ताकत बढ़ाने के साथ साथ लोगों की उम्र भी बढ़ती है, तो जिन लोगों की उम्र ज्यादा है उन लोगों की ताकत भी ज्यादा होगी, और ऐसे लोग क्लाउड लैंड में तो नहीं हो सकते। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 13, शक्तियों के भी अलग अलग लेवल। ऐसे लोग क्लाउड लैंड में मौजूद नहीं है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई इस तलवार को पहचानेगा तो नहीं, पर तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। रुद्र की बात सुनकर आचार्य उसको एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहते हैं, और रुद्र भी आचार्य की बात मान जाता है। कुछ देर बाद रुद्र नीलामी से बचे हुए पैसों को लेकर जड़ी बूटियां खरीदने के लिए बाजार चला जाता है। बाजार में हर एक दुकान में जाकर रुद्र आचार्य के बताई हुई जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। आचार्य की बताई हुई जड़ी बूटियां बहुत ही ज्यादा कीमती थी, पर इस समय रुद्र के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। अभी वह बाजार की एक गली से गुजर ही रहा था, तभी आचार्य रुद्र से कहते हैं, रुद्र, तुम्हारे बाएं ओर जो दुकान है वहां पर जाओ, वहां पर मुझे बेहद ही खास धातु महसूस हो रही है। रुद्र जब आचार्य की बात सुनता है तो वह अपने बाएं ओर की दुकान में जाकर वहां के सामान को ध्यान से देखने लगता है। तब उसकी नजर वहां पर रखे हुए एक सफेद रंग के पत्थर पर जाती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो रुद्र, यही वह पत्थर है जिससे मुझे ताकतवर शक्तियां महसूस हो रही है, इसे खरीद लो। रुद्र जब उस पत्थर को देख रहा था तब आचार्य उसे कहते हैं, श्रीमान, आप क्या लेना पसंद करेंगे? इस दुकान में सभी धातु बहुत ही खास और कीमती है, बताइए आपको कौन सी धातु पसंद आई है? रुद्र को दुकान में खड़ा देखकर उस दुकान का दुकानदार रुद्र के पास आकर उससे कहता है, मुझे ये सफेद रंग का पत्थर चाहिए, इसकी क्या कीमत है? रुद्र उस सफेद रंग के पत्थर की तरफ इशारा करते हुए उस दुकानदार से कहता है, श्रीमान, ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, इस पत्थर का नाम है बर्फीला पत्थर, जो बर्फीले पहाड़ों के नीचे कई 100 सालों की बर्फीली शक्तियों को सोखने के बाद बनता है, इसलिए इसकी कीमत 10 सोने के सिक्के होगी। वह दुकानदार रुद्र की कम उम्र देखकर उससे ज्यादा कीमत लेने की वजह से उससे कहता है, सच में ये दुकानदार तो बड़ा ही बेवकूफ है, ये कोई बर्फीला पत्थर नहीं बल्कि सूर्य पत्थर है। ये पत्थर बर्फीले पहाड़ों के ऊपर सूरज की धूप सोखने की वजह से बनता है, और इसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों से भी ऊपर होगी। उस दुकानदार की बात सुनकर आचार्य रुद्र से कहते हैं, आचार्य की बात सुनना रुद्र काफी ज्यादा खुश और हैरान हो जाता है। आचार्य, लगता है कि कुछ दिनों से मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही है। रुद्र की बात सुनकर आचार्य भी हंसने लगते हैं। उनकी हंसी रुद्र के अलावा और कोई सुन भी नहीं सकता था। आचार्य से बात करने के बाद रुद्र उस दुकानदार को 10 सोने के सिक्के दे देता है। उसके बाद रुद्र उस सफेद पत्थर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो रुद्रराज है, स्टोन सिटी का सबसे नकारा योद्धा, जो अभी तक पृथ्वी लेवल के पहले सितारे पर भी नहीं पहुंच आया है। पर यह यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर तो खास जड़ी बूटियां और खास धातु बिकती है, और जिसकी शक्तियां बढ़ती ही नहीं है उसके लिए ये सब चीजें किस काम की? इतना कहकर वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह इंसान को अच्छे से पहचान जाता है। आदित्य और कोई नहीं, विक्रांत का बेटा है, जो स्टोन सिटी का दूसरा सबसे ताकतवर ग्रुप चलता है, जिसका नाम है टाइगर ग्रुप।
रुद्र के मुंह से अपना नाम सुनकर आदित्य हंसते हुए रुद्र से कहता है, क्या बात है रुद्र, तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि तुम अपना मुंह छुपा के यहाँ से भाग जाओगे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तो तुम इतने कमजोर हो, यहाँ से भाग जाओ या फिर यहाँ पर खड़े रहो, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। और वैसे भी मैं अब पृथ्वी लेवल के 6वें सितारे पर पहुंच गया हूं। और वैसे भी क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुझसे मुकाबला करने की? नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आ जाना स्टोन सिटी के नई पीढ़ी के ताकतवर योद्धाओं के मुकाबले में। आदित्य इसके आगे भी और कुछ कहने वाला ही था, तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई देती है। आदित्य तुम कितनी बकर बकर करते हो। चलो ठीक है आदित्य, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। हम दोनों के बीच में मुकाबला होगा नई पीढ़ी के योद्धाओं के मुकाबले में, जिसमें अभी 5 महीने से थोड़ा ज्यादा ही वक्त मौजूद है। इतना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र की बात सुनकर आदित्य को बड़ी ही गुस्सा आई थी। चलो ठीक है बच्चे, तुझे तो मैं मुकाबले में ही सबक सिखाऊंगा। रुद्र के जाने के बाद आदित्य अपने मन ही मन खुद से कहता है। आदित्य भले ही पृथ्वी लेवल के 6ठे सितारे पर पहुंच गया हो, पर उसकी शक्तियां काफी गंदी थी। इस वजह से उसकी ताकत भी काफी कम होगी। मेरे ख्याल से उसकी ताकत बढ़ाने के पीछे कई सारी खास दवाएं और जड़ी बूटियां लगी होगी। इस वजह से उसकी शक्तियां इतनी बेकार दिख रही थी। बाजार से निकलने के बाद आचार्य रुद्र से कहते हैं। आचार्य की बात सुनकर रुद्र उनसे पूछता है, आचार्य मैं भी तो एक दवा खाकर ही पृथ्वी लेवल की 3री सितारे पर पहुंचा हूं, इसका मतलब मेरी शक्तियां भी कम होगी क्या? नहीं रुद्र, लेवल इस तरह से पार नहीं होते हैं। लेवल तब पार होते हैं जब शरीर की क्षमता उतनी शक्तियां सोखने लायक हो जाए। जब शरीर इतनी शक्तियां सोखने के लायक हो जाएगा तब लेवल पार हो जाता है। पर लेवल पार करवाने वाली गोली शरीर की क्षमता देखे बिना ही इंसान का लेवल पर करवा देती है। पर मैंने तुम्हें जो गोली दी थी उसके अंदर सिर्फ शक्तियां मौजूद थी, और जब भी कोई उस गोली को खाता है तो उसे अपनी शरीर का अनुसार शक्तियां सोखनी होती हैं। जैसे लोग आम तरीके से शक्तियां सोखते हैं काफी हद तक, वैसे ही पर इससे शक्तियों सोखने की रफ्तार बढ़ जाती है। रुद्र आचार्य की बातों को ध्यान से सुन रहा था, और आचार्य की बात पूर बड़ी ही होने पर रुद्र उनसे एक और सवाल करता है। आचार्य आपने कहा था आदित्य की शक्तियां गांधी दिख रही है, इसका क्या मतलब? रुद्र शक्तियां भी 4 प्रकार की होती हैं, कीचड़, मटमैली, जल और दिव्या। हर आम इंसान की शक्ति यहाँ कीचड़ की तरह होती है, इस वजह से उनके शरीर में ज्यादा ताकत नहीं होती। उसके बाद आती है मटमैली शक्तियां, जिनके अंदर ताकत तो होती है पर ज्यादा नहीं, और आदित्य की शक्तियां मटमैली ही थी। उसके आगे आती है जल शक्तियां, जो इंसानों में सबसे ज्यादा शुद्ध शक्तियां होती हैं। शुद्ध शक्ति होती हैं जो भी लोग अपनी मेहनत से अपनी ताकत बढ़ाते हैं, उनके अंदर जल शक्ति ही होती है, जैसे कि तुम्हारे पिता मयंक, और उससे ऊपर होती है दिव्य शक्तियां जो सिर्फ देवताओं के अंदर मौजूद होती हैं। आचार्य तो मेरे अंदर कौन सी शक्ति मौजूद है? रुद्र आचार्य की बात पूरी होने पर उनसे पूछता है। आखिर वह भी जानना चाहता था कि उसकी शक्तियां किस तरह की है। रुद्र तुम्हारी शक्तियां दिव्य शक्तियां हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 14 जंगल में 2 महीनों की ट्रेनिंग। रुद्र तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं। जैसे जैसे तुम्हारी शक्तियां और बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी शक्तियां और भी शुद्ध होती जाएंगे, जिससे तुम्हारी ताकत भी बढ़ेगी और कोई तुम्हारे लेवल भी नहीं देख पाएगा। आचार्य अपने मन ही मन ये सब सोचते हैं। बताए ना आचार्य मेरी शक्तियां किस तरह की है? रुद्र आचार्य को खामोश देखकर एक बार फिर से उनसे पूछता है। तुमने अभी अभी ट्रेनिंग शुरू की है, इस वजह से तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता, तो बाद में तुम्हें इस बारे में पता जरूर चल जाएगा। वैसे भी हमने कई सारी खास जड़ी बूटियां खरीद ली है, तो अब हमें जंगल में चलना चाहिए। रुद्र एक काम करो, अब से तुम 2 महीनों के लिए जंगल में ही रहोगे और ट्रेनिंग करोगे, इसलिए महल जाकर अपनी जरूरत का सामान ले लो। इतना कहकर आचार्य एक बार फिर से खामोश हो जाते हैं। आचार्य रुद्र आचार्य को बुलाता तो है पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। जब रुद्र को ये बात महसूस हो जाती है कि आचार्य वहां से जा चुके हैं, तब वह पैर पटकते हुए महल जाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। आचार्य कभी भी मेरी नहीं सुनते हैं, बस अपना हुक्म सुनते हैं और गायब हो जाते हैं। रुद्र यह सब खुद से कहते हुए महल की तरफ चला जाता है और अपना सामान लेकर कुछ समय में ही जंगल में वापस लौट आता है। जंगल में आते ही उसे झरने के पास एक लाल रंग की चमकती हुई तलवार जमीन में गड़ी हुई देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस तलवार से लावा बह रहा हो। तभी रुद्र को एक आवाज सुनाई देती है। अब से तुम 2 महीने तक लगातार तलवारबाजी की तैयारी करोगे, जिससे तुम अपनी शक्तियों पर और भी अच्छी तरह काबू कर पाओगे, क्योंकि शक्तियां काबू करने के लिए हमें हथियार चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। यह आवाज सुनकर रुद्र आसमान की तरफ देखता है तो उसे वहां से एक बुजुर्ग हवा से नीचे आता हुआ दिखते हैं। वह सीधा जाकर रुद्र के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, जाओ जाकर उस तलवार को उठाकर देखो। आचार्य रुद्र को दिव्या तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं और रुद्र भी अपना सिर हिलाते हुए उस तलवार की तरफ चल देता है। पास जाकर रुद्र महसूस करता है कि उस तलवार से हल्की गर्माहट निकल रही है। जब रुद्र उस तलवार को उठाकर दिखता है तब उसे पता चलता है कि वह तलवार असल में कितनी भारी थी। आचार्य इस तलवार का वजन लगभग 100 किलो तो होगा ही। आखिर मैं इस तलवार को उठाकर ट्रेनिंग कैसे करूंगा? इतना वजन उठाने से तो मेरी जान ही निकल जाएगी। रुद्र उस तलवार को उठाने के बाद दोबारा से जमीन में पटक देता है, फिर आचार्य से कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं
पड़ता तुम्हें इससे ट्रेनिंग करनी होगी, इसका मतलब इससे ही ट्रेनिंग करनी होगी, अब से तुम 24 घंटे इस तलवार के साथ ही मुझे दिखने चाहिए। इतना कहकर आचार्य रुद्र को एक क्लास 2 की तलवार तकनीक देते हैं। आचार्य हमन ए जिस तकनीक की नीलामी की थी पिताजी ने वह तलवार तकनीक मुझे सिखाने के लिए दी है और अब मैं वही सीखना चाहता हूँ। रुद्र हिचकिचाते हुए आचार्य से कहता है, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है रुद्र, ठीक है वैसे बड़ी ही तुम्हारी ताकत के हिसाब से क्लास 2 की तकनीक ही तुम्हारे लिए सही रहेगी, चाहे वह कोई भी तकनीक क्यों ना हो, जाओ जाकर उसकी तैयारी करो। इतना कहकर आचार्य खास जड़ी बूटियां से दवाएं बनाना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ रुद्र अपनी क्लास 2 की मीडियम लेवल तकनीक जिसका नाम था तत्वों की तलवार, इस तकनीक को सिखाने वाला अपने सामने वाले की तत्वों की शक्ति को काबू कर सकता है और उसकी शक्तियों का तोड़ निकालकर उस पर वार कर सकता है। रुद्र कई दिनों तक इस तकनीक को सीखता रहा। पहले तो उसे भारी तलवार को इस्तेमाल करने में काफी परेशानी होती थी, पर वक्त के साथ साथ रुद्र को उस तलवार की आदत भी पड़ने लगी। कई बार वह जंगल में मौजूद जंगली जानवरों से मुकाबला करता और तलवारबाजी की तैयारी करता। बस इन्हीं दोनों कामों में रुद्र की जिंदगी कट रही थी। अब रुद्र पृथ्वी लेवल के चौथे सितारे पर पहुंच गया था और उसे लड़ाई का काफी अनुभव भी हो गया था और उसकी शक्तियों की शुद्धता भी काफी बढ़ गई थी, जिससे वह किसी 6 सितारों वाले पृथ्वी लेवल के योद्धा से भी मुकाबला कर सकता था। एक दिन आचार्य रुद्र को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते, रुद्र जाओ जाकर सुनहरे शेर का शिकार करके लाओ। इसके 2 दिन बाद रुद्र जंगल के अंदर की तरफ चलता चला जा रहा था। सुनहरा शेर काफी कम पाए जाने वाले जानवर होते हैं जो घने जंगल वाले इलाके में रहते हैं। इस वजह से रुद्र जंगल के सबसे घने पड़े पौधों वाले इलाके में जा रहा था। काफी देर तक चलने के बाद और पूरी जंगल में इधर से उधर घूमने के बाद भी रुद्र को कहीं पर भी किसी सुनहरे शेर का सुराग नहीं मिला। रुद्र काफी थक गया था, इसलिए वह आराम करने के लिए वहां पर नीचे बैठ जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद जब वह दोबारा से सुनहरे शेर की खोज में निकलने वाला था, तभी उसे एक दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। ये तो सुनहरे शेर की दहाड़ है। रुद्र जल्द बड़ी ही से उस तरफ भागता है जहां से यह आवाज आई थी। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह सुनहरे शेर फिर से गायब हो जाए। वैसे भी सुनहरे शेर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है। रुद्र आगे की तरफ भागता चला गया, तब उसे कुछ दूरी पर एक जंगली हिरण मरा हुआ मिलता है। रुद्र को वहां पर सुनहरे शेर के पंजों के निशान भी मिल जाते हैं। रुद्र उन निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे जंगल के बीच में एक गुफा दिखती है। वह पंजों के निशान उसी के अंदर जा रहे थे। रुद्र भी धीमे कदमों से गुफा की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब रुद्र पीछे मुड़कर देखा है तो सुनहरे शेर उसके बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 15 सुनहरे शेर से होता मुकाबला। सुनहरी आंखें, उसके शरीर पर जल्दी सुनहरी आग, ये सब देखकर रुद्र ना ज्यादा डर गया था कि उसके शरीर से पसीना पानी की तरह बहने लगा। उसके सामने जो सुनहरा शेर खड़ा था वह शायद कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, इस वजह से वह भी रुद्र को काफी गुस्से से देख रहा था। वह शेर रुद्र से बस 1 मीटर दूर था। रुद्र पर हमला करने से पहले वह शेर एक जोर की दहाड़ लगता है। उस दहाड़ से रुद्र के बाल और उसके कपड़े उड़ने लगते हैं। उस दहाड़ को सुनते ही रुद्र जैसे होश में आ जाता है और वह पीछे की तरफ पूरी रफ्तार से भागने लगता है। रुद्र को भागते देखकर वह शेर गुस्से में एक और दहाड़ लगता है और रुद्र के पीछे भागने लगता है। इस समय जंगल के उस इलाके में काफी हलचल मची हुई थी। 5 फुट का रुद्र और उसके पीछे 5 मीटर का सुनहरा शेर। रुद्र जहां जहां जा रहा था सुनहरा शेर भी उसके पीछे सब कुछ तबाह करते हुए आ रहा था। सुनहरे शेर की शक्तियों की वजह से कोई भी जंगली जानवर रुद्र के सामने नहीं आ रहा था। 2 महीने तक जंगल में ट्रेनिंग करने की वजह से रुद्र जंगल में काफी अच्छे से भाग सकता था। अभी घने पेड़ पौधों और शेर के बड़े आकार की वजह से यह मुझे पकड़ नहीं पा रहा है, पर ऐसा ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। अभी से कुछ देर बाद यह मुझे पकड़ ही लेगा। इसे मारने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो इसे फंसाना ही होगा। मैं सीधे सीधे इससे मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि यह मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। रुद्र अपने मन में ये सब कहते हुए भागे ही जा रहा था। छोटे उद्र अभी 4 सितारों वाला पृथ्वी लेवल का योद्धा था और उसकी शक्तियों की शुद्धता से वह किसी 6 सितारों वाली योद्धा से मुकाबला कर सकता है। इंसानी योद्धा और जंगली जानवर भले ही एक लेवल पर हो, पर जंगली जानवरों की ताकत इंसानों से ज्यादा होती है। रही बात सुनहरे शेर की, तो वह पृथ्वी लेवल के 9 सितारों पर होते हैं। इसका मतलब वह किसी ब्रह्मांड लेवल के पहले सितारे वाले योद्धा से मुकाबला कर सकते हैं। तो सुनहरे शेर के लिए रुद्र को मारना काफी आसान है। इसी वजह से रुद्र को वहां से भागकर किसी ऐसी जगह पर जाना था जहां पर वह सुनहरे शेर को कुछ समय के लिए फंसा सके या फिर उसका ध्यान भटका सके, जिससे रुद्र को मौका मिले उस पर जान ले। वार करने का काफी देर तक भगाने के बाद वह एक खाई तक पहुंच जाता है। लगता है अब तो इस शेर से मुकाबला करना ही पड़ेगा। आचार्य भी ना उन्होंने मुझे शिकार पर भेजने से पहले मुझे तलवार भी वापस ले ली। अब मैं बिन तलवार के इस शेर से कैसे मुकाबला करूं। रुद्र अपने आसपास देखता है और उसे वहां पर एक डाली पड़ी हुई दिखती है। रुद्र जल्दी से जाकर उस डाली को उठा लेता है और उसको एक तलवार की तरह इस्तेमाल करने लगता है। उस डाल बड़ी ही से वह तलवार तकनीक का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर कुछ न होने से तो अच्छा ही था। तभी जंगलों में पेड़ों के टूटने की आवाज आने लगती है। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो सुनहरा शेर सुनहरी आग से जलता हुआ
जंगल के पेड़ों को तोड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। जंगल से बाहर आने के बाद वह शेर एक पल रुककर रुद्र को देखता है और दहाड़ते हुए उसकी तरफ आने लगता है। रुद्र भी उस डाली के साथ उस शेर से मुकाबला करने के लिए तैयार था। जब वह शेर रुद्र के पास आ जाता है तब रुद्र अपनी डाली को तलवार की तरह घूमते हुए उस शेर पर वार करता है। रुद्र की डाली और शेर का पंजा जब एक दूसरे से टकराते हैं तब रुद्र को इस बात का एहसास हो जाता है कि वह एक डाली से सुनहरे शेर को हरा नहीं सकता है। पर जब तक रुद्र को इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रुद्र हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से एक जोरदार चीख के साथ खून भी निकल जाती है। आ शेर की तो उसने मुझे इतनी दूर फेंक दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुद्र अभी काफी दर्द में था पर उसके लिए ये दर्द बर्दाश्त करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। शेर पूरी रफ्तार से रुद्र की तरफ बढ़ रहा था और रुद्र भी उठकर शेर की तरफ बढ़ने लगता है। वह दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ ही रहे थे, तभी रुद्र अचानक से अपना रास्ता बदल के उस सुनहरे शेर के बगल से निकल जाता है। सुनहरा शेर इतनी जल्दी मूड तो नहीं पाया था क्योंकि उसकी रफ्तार काफी तेज थी, पर उसने रुद्र के कंधे पर अपना पंजा जरूर मार दिया था जिससे रुद्र के कंधे से खून निकलने लगता है, पर वह फिर भी बिना रुके वहां से भागता रहा है। जब शेर पीछे मुड़कर देखा है कि रुद्र उससे भाग रहा है तो उसे और भी गुस्सा आ जाती है और वह रुद्र के पीछे पड़ जाता है, पर सुनहरा शेर यह नहीं जानता था कि वह रुद्र के जाल में फंस गया है। आचार्य के पास मौजूद कई सारी किताबों की मदद से रुद्र यह बात जानता था कि सुनहरे शेर के पास आग तत्व की ताकत होती है। इस वजह से रुद्र सुनहरे शेर को ऐसी जगह पर ले जाना चाहता था जहां पर काफी पानी मौजूद हो, जिससे वहां की जल तत्व की शक्ति अधिक होने के कारण सुनहरे शेर की आग तत्व की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, जिससे रुद्र का सुनहरे शेर से मुकाबला करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अबे सुनहरे शेर मेरे पीछे आ, अगर असली का शेर है तो मेरे पीछे आ, मैं तुझे मार कर ही जाऊंगा। तू तो बड़ा कमजोर निकला, अभी तक मुझे पकड़ भी नहीं पाया। तू तो शेर के नाम पर कलंक है, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। रुद्र को ये पता नहीं था कि शेर को उसकी बात समझ आ भी रही है या नहीं, पर जब रुद्र पीछे मुड़कर देखा है तो शेर का गुस्सा उसकी बातें सुनकर और बढ़ता ही जा रहा था। क्या बात है, इसको मेरी बातें भी समझ आ रही है। ये शेर तो गया, इसे जितना गुस्सा आएगा मेरे लिए इसे मारना उतना ही आसान होगा। जब रुद्र को ये पता चलता है कि शेर उसकी बातों को समझ सकता है तब रुद्र उसे और भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद रुद्र को अपने से कुछ दूरी पर एक तालाब दिखता है और रुद्र शेर को पल पल गुस्सा दिलाते हुए उस तालाब में कूद जाता है। शेर भी काफी गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे रुद्र के पीछे उस तालाब में कूद जाता है। रुद्र तैरते हुए शेर को तालाब के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। तालाब के बीच में पहुंचने के बाद रुद्र रुक कर पीछे देखा है। रुद्र को रुकते हुए देखकर सुनहरा शेर भी रुक जाता है। इस समय रुद्र के चेहरे पर उसे बेरहमी से भरी हुई मुस्कुराहट दिखाई देती है। तब सुनहरे शेर को इस बात का एहसास होता है कि उसके शरीर में शक्ति काफी धीमी हो चुकी है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 16 सुनहरे शेर का अंत। पने आपको तालाब के बीच में पाकर सुनहरा शेर गुस्से से दहाड़ता है और रुद्र पर अपने पंजे से वार कर देता है। उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि यह सब रुद्र का बिछाया हुआ जल था। अपनी तरफ सुनहरे शेर के पंजे का आता हुआ देखकर रुद्र भी अपने मुक्के से उस शेर के पंजे पर वार करता है। दोनों के वार टकराते ही रुद्र को एक जोर का झटका लगता है और वह 4 कदम पीछे हो जाता है। वहीं सुनहरे शेर को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ताकत कम होने के बावजूद भी वह रुद्र से ज्यादा ताकतवर है। अभी शायद इसकी ताकत पृथ्वी लेवल के 8वें सितारे कितनी होगी। मैं अपनी ताकत से बस 6 सितारों वाले योद्धा से लड़ सकता हूँ, यह अभी भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अच्छा हुआ मैंने जख्म ठीक करने वाली गोली खा ली थी, वरना इस शेर ने मुझ पर खाई के पास जो वार किया था उससे मैं इतना घायल हो गया था कि मैं इसका यह वार भी ना झेल पाता। पर इसे हराने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। अभी रुद्र अपने मन में ये सब कह ही रहा था तभी शेर के पंजे का दूसरा वार उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। उस हमले में रुद्र को शेर के नुकीले नाखून भी दिख रहे थे। अगर वह हमला रुद्र से टकरा जाता तब रुद्र का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। रुद्र भी यह बात जानता था। इस वजह से अपनी तरफ पंजे को आता हुआ देखकर वह अपनी कमर से एक खंजर को निकलता है और उस खंजर से उस शेर के पंजे पर वार कर देता है। दोनों बार टकराते ही एक छोटा सा धमाका होता है और साथ ही शेर के दर्द से दहाड़ने की आवाज भी सुनाई देती है। जब दोनों बार आपस में टकराए थे तब पहले की तरह रुद्र फिर से कुछ कदम पीछे हो गया था। वहीं शेर अपनी जगह से पीछे तो नहीं हटा था, पर रुद्र के खंजर से उसके पंजे पर एक गहरा जख्म आ गया था। इससे उस शेर की दर्दनाक दहाड़ निकल जाती है। आखिरकार मैं इसे चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। इसी तरह से मुझे इस पर वार करना है जिससे मैं इसे मारने में कामयाब रहूंगा। इतना सोचकर रुद्र उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। रुद्र को अपनी तरफ आता हुआ खकर उस शेर की आंखों में जैसे खून उतर आता है और वह अपने पंजे के दर्द को भूलकर रुद्र पर वार करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब वह दोनों एक दूसरे से टकराने वाले ही थे तभी रुद्र अपनी दिशा बदलकर शेर के बगल से निकलता हुआ अपने खंजर से उसके पेट पर वार कर देता है। सुनहरे शेर की त्वचा किसी मजबूत कवच से काम नहीं थी, इस वजह से रुद्र का वार सुनहरे शेर के पेट पर बस हल्का सा घावला पाया था। अरे नहीं, बस इतना छोटा सा घा
वैसे तो इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैंने सुनहरे शेर के बारे में पढ़ा था, पर इसके शरीर की सबसे कमजोर जगह कौन सी है यह मुझे याद नहीं आ रहा। रुद्र सुनहरी शेर के वार से बचता हुआ अपने मन ही मन सोचता है। तब बड़ी ही उसे कुछ याद आता है। ओ, इसका सबसे कमजोर हिस्सा तो इसकी गर्दन है, पर मैं इस पर वार कैसे करूं? अगर मैं इसकी गर्दन के पास वार करने जाऊंगा तो ये तो मुझे जिंदा ही निगल जाएगा। रुद्र काफी देर तक उस सुनहरे शेर सा लड़ता रहता है, पर उसे ऐसा कोई तरीका नहीं मिलता है जिससे वह सुनहरे शेर के करीब जाकर उसकी गर्दन पर वार कर सके। काफी देर के मुकाबले के बाद रुद्र का चेहरा हल्का सफेद पड़ गया था और उसके शरीर में मौजूद कई जो के इंसानों से खून भी निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वह सुनहरा शेर भी कोई ठीक हालत में नहीं था, उसके पूरे शरीर पर कई सारे खंजरों के जख्म थे। रुद्र अपने पास से एक जख्म ठीक करने वाली गोली निकलता है और उसे खा जाता है। उसे खाते ही रुद्र के सभी जख्म तुरंत ही ठीक होने लगते हैं और उसकी मुकाबले में खर्च हुई ताकत भी दोबारा वापस आने लगती है। जब उसके जख्म ठीक हो रहे थे तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, अगर मैं पान बड़ी ई में घुसकर इस पर अचानक वार करूं तो मेरे पास मौका होगा इसकी गर्दन पर वार करने का, पर यह पानी मेरी कमर तक आता है, मुझे इससे भी ज्यादा गहरी जगह पर जाना होगा। इतना सोचकर रुद्र वहां से भागने लगता है। रुद्र का भागता देखकर सुनहरा शेर गुस्से से दहाड़ता है और वह रुद्र के पीछे जाने लगता है। इतना घायल होने के बाद वह रुद्र को किसी भी हाल में जिंदा नहीं जाने देना चाहता था, चाहे इसके लिए उसको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कुछ देर तक पानी में भागते भागते रुद्र अचानक से सुनहरे शेर के सामने से गायब हो जाता है। इस समय सुनहरा शेर तालाब के किनारे पर चट्टानों के बगल में खड़ा था। वह जगह तालाब में सबसे ज्यादा गहरी जगह थी। सुनहरा शेर 5 मीटर बड़ा था, पर तालाब के इस हिस्से में वह गर्दन तक डूबा हुआ था। उस जगह पर पानी बिल्कुल ही शांत था, बस शेर के चलने से हल्की लहरें बन रही थी। कुछ देर तक तो वहां पर कुछ भी अलग नहीं होता है, पर लगभग 10 मिनट के बाद सुनहरा शेर देखता है कि उसके आसपास का पानी हरे रंग का होने लगा है, साथ ही उस हरे पानी से शेर के जख्म भी ठीक होने लगे हैं। शेर का ध्यान अभी इस बात पर ही था, तभी उसको अपनी गर्दन में कुछ महसूस होता है और उसके आसपास का हरे रंग का पानी लाल रंग में बदलने लगता है और धीरे धीरे शेर की आंखें बंद होने लगती हैं और वह उसी तालाब में गिर जाता है। शेर के मरते ही उस तालाब से रुद्र बाहर निकलता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, चमत्कारी पाउडर को पानी मिलाकर शेर के घाव भरने से उसका ध्यान भटकाना, उसके बाद सही मौका देखकर उसके सबसे कमजोर हिस्से यानी कि उसके गर्दन पर वार कर देना। क्या बात है रुद्र। कहानी आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 17 शिकार की असली वजह शक्ति पत्थर। यह आवाज सुनकर रुद्र आसमान की तरफ देखता है, तब उसे वहां पर एक बुजुर्ग आदमी हवा में उड़ता हुआ दिखता है जो उसकी ही तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आचार्य, आप यहाँ पर? आप तो उस खास धातु से कुछ बनाने वाले थे ना जो हमें बाजार में मिली थी। रुद्र में तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही था, फिर तुम इतनी खतरनाक ट्रेनिंग पर जो जा रहे थे। ट्रेनिंग आचार्य, क्या ये सब ट्रेनिंग थी? रुद्र काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सुनहरे शेर को मारा ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। हाँ छोटे उद्र, तुमने यह बात तो महसूस की होगी कि पृथ्वी लेवल का पहला सितारा तुमने काफी आसानी से पा लिया था, उसके बाद 2 और सितारे तुमने उस गोली की मदद से पा लिए थे, यानी कि 3 सितारे पाने में तुम्हें सिर्फ कुछ दिन लगे थे। पर इस जंगल में 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी तुम अभी तक सिर्फ पृथ्वी लेवल के चौथे सितारे पर पहुंच पाए हो, यानी कि 2 महीने में सिर्फ एक सितारा। अगर तुम इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहे तो तुम्हें पृथ्वी लेवल के 6 सितारे तक पहुंचने में लगभग 1 साल लग जाएगा और तुम्हारे पास मुकाबले के लिए अभी बस 3 महीने बचे हैं। जिंदगी और मौत के मुकाबला करने से लोगों की ताकत काफी तेजी से बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि मुकाबले में लोग अपनी शक्तियों को शरीर में काफी तेजी से चलाते हैं और साथ ही जब किसी इंसान की शक्तियां उसके शरीर से खत्म हो जाती हैं, फिर वह ट्रेनिंग के जरिए अपनी शक्तियां दोबारा पाता है तो उसकी शक्तियां पहले से ज्यादा हो जाती हैं। आचार्य, इसका मतलब ये सुनहरा शेर बिना वजह मारा गया? रुद्र को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सिर्फ जिंदगी और मौत के मुकाबले के लिए किसी को मारना जरूरी क्यों था। अगर सिर्फ बात मुकाबले की थी तो फिर इससे मुकाबला करने के बाद रुद्र इस सुनहरे शेर को जिंदा भी छोड़ सकता था, पर उसने इसे मार दिया। रुद्र का मानना था कि जब तक जरूरत ना हो तब तक किसी को भी मारना नहीं चाहिए। रुद्र सिर्फ ट्रेनिंग बड़ी ही वजह नहीं है सुनहरे शेर को मारने की। रुद्र की बात सुनकर और उसके चेहरे पर मौजूद सवालों को समझकर आचार्य उसे कहते हैं, रुद्र, तुम्हें इस सुनहरे शेर के नाखून दिख रहे हैं, इनसे काफी तेज तीर बनाए जा सकते हैं और उन तीरों का लेवल आकाश लेवल का होगा। साथ ही इससे ये 2 विशाल दांत, इनसे भी आकाश लेवल के खंजा बनाए जा सकते हैं और तुम इस शेर की मजबूत खाल को नहीं भूल सकते। इससे और बाजार में मिले हुए उसे कीमती धातु से एक ब्रह्मांड लेवल का कवच बनाया जा सकता है और सबसे कीमती चीज इस शेर का शक्ति पत्थर। इतना कहकर आचार्य कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। शक्ति पत्थर? आचार्य, ये शक्ति पत्थर क्या होता है? मैंने आज तक इसका नाम कभी नहीं सुना। आचार्य को शांत देखकर रुद्र अपने मन की बेचैनी को रोक नहीं पाता है और आचार्य से अपने मन में मौजूद सवाल को पूछ लेता है। रुद्र की बेचैनी देखकर आचार्य मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, रुद्र, क्या तुमने एक अभी ध्यान नहीं दिया कि जितने भी लोग यहाँ पर शिकार पर आते हैं इन सब का असली मकसद क्या होता है? सिर्फ जानवरों के नाखून या फिर खाल इतने भी ज्यादा जरूरी नहीं होते जिसके लिए लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा सके।
सबका असली मकसद है शक्ति पत्थर पाना। शक्ति पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जो जंगली जानवरों के शरीर में होता है। उस पत्थर में उस जंगली जानवर की पूरी शक्तियां मौजूद होती है। जो भी जानवर जिस रैंक का होता है उसके अंदर मौजूद पत्थर में उस रैंक की ताकत होती है। और शक्ति पत्थर से कई सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे कि गोलियां बनाना, हथियार बनाना, फॉर्मेशन बनाना, इसी तरह के और भी काम। आचार्य रुद्र को काफी ध्यान से हर चीज बताते हैं और समझते हैं। इसका मतलब आचार्य यहाँ पर जितने भी लोग शिकार पर आते हैं उनके लिए शिकार की असली वजह शक्ति पत्थर हासिल करना होता है। पर आचार्य, इस शक्ति पत्थर से आप क्या बनाएंगे? गोलियां, हथियार या फिर कोई फॉर्मेशन? आचार्य की बातें पूरी होने पर रुद्र उनसे कहता है। रुद्र की बात सुनकर आचार्य बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और सुनहरे शेर की तरफ बढ़ जाते हैं। सुनहरे शेर के पास जाकर आचार्य अपना हाथ हिलाते हैं, जिससे वह विशाल सुनहरा शेर तुरंत ही गायब हो जाता है। सुनहरे शेर को गायब होता हुआ देखकर रुद्र काफी ज्यादा हैरान था, पर वह आचार्य से कुछ पूछता उससे पहले ही आचार्य उसे अपनी शक्तियों में लपेटते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद आचार्य रुद्र को उसी जगह पर ले आते हैं जहां पर रुद्र की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। आचार्य रुद्र के साथ नीचे उतरते हैं और अपना हाथ हिलाकर सुनहरे शेर की लाश को भी बाहर निकाल लेते हैं। रुद्र, मैं यहाँ पर एक खास गोली बनाने वाला हूँ, तो कोई भी जंगली जानवर मुझे परेशान ना करें, इसका ध्यान रखना। इतना कहकर आचार्य अपने काम पर लग जाते हैं और रुद्र को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। रुद्र आचार्य से और भी कई सारे सवाल करना चाहता था, पर आचार्य को व्यस्त देखकर वह अपने सवालों को अपने मन में ही रखता है और उस जगह के रखवाली करने लगता है। रुद्र को पता नहीं था कि आचार्य कौन सी खास गोली बना रहे हैं, इसलिए वह इंतजार करने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकता था। लगभग 10 मिनट बाद रुद्र को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके आसपास की कुदरती शक्तियों में कुछ हलचल मच गई हो, जैसे वह शक्तियां एक दूसरे से ही बगावत कर रही हैं। ये सब महसूस करके रुद्र उस गुफा की तरफ देखा है जहां पर आचार्य मौजूद थे। रैंक 3 की गोली, कुदरती शक्तियों में हलचल। सच में आचार्य भी कमाल है, रैंक 3 की गोली को सिर्फ 10 मिनट में बना दिया। पर ये कुदरती शक्तियां जंगली जानवरों ने भी महसूस की होंगी, वह किसी भी वक्त यहां पर आकर हमला कर सकते हैं। इतना सोचकर रुद्र तुरंत झरने के पास जाता है जहां पर उसकी तलवार रखी हुई थी और वह अपनी तलवार उठाकर तैयार हो जाता है आगे आने वाले खतरों से लड़ने के लिए। अभी कुछ पल ही बीते होंगे तभी रुद्र को एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि मुकाबले का वक्त आ गया है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रही ये लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 18, तलवार तकनीक, तत्वों की तलवार। एक जोरदार दहाड़ उस पूरे इलाके में गूंज जाती है। रुद्र देखता है कि उसके सामने 50 मीटर की दूरी पर एक सफेद रंग का जंगली गोरिल्ला खड़ा हुआ था, जो उसकी तरफ देखकर अपने सीने पर वार करते हुए दहाड़ रहा था। उस गोरिल्ला की शक्तियों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वह पृथ्वी लेवल के 7 सितारे पर हो। ये तो सफेद रंग का बर्फीला गोरिल्ला है, वह भी पृथ्वी लेवल के 7 सितारों वाला लगता है। अब मुझे तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इतना कहकर रुद्र अपनी तलवार की तरफ देखता है और उसे तेजी से घूमने लगता है। रुद्र की तलवार जैसे जैसे घूम रही थी वैसे वैसे उसके आसपास की गर्माहट भी बढ़ती जा रही थी। रुद्र को हमले के लिए तैयार होता हुआ देखकर सफेद गोरिल्ला भी दहाड़ता है और रुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। सफेद गोरिल्ला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ठंडी हवाएं भी आगे बढ़ती जा रही थी। उन ठंडी हवाओं की वजह से उस इलाके का माहौल काफी अजीब हो गया था। एक तरफ काफी गर्माहट थी जिसकी वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, तो दूसरी तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे वहां के पेड़ों पर हल्की बर्फ भी जमने लगी थी। रुद्र और बर्फीले गोरिल्ला के बीच में अब सिर्फ 20 मीटर का अंतर था। तभी रुद्र चिल्लाते हुए उस गोरिल्ला पर वार कर देता है। तत्वों की तलवार, इतना कहते ही रुद्र अपनी तलवार को गोरिल्ला की तरफ करते हुए उस पर वार कर देता है। रुद्र के वार करते ही उस तलवार से कई सारी छोटी छोटी तलवारें निकलती है जो उस गोरिल्ला की तरफ काफी रफ्तार से बढ़ रही थी। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह तलवार आग से बनी है या फिर बर्फ से। तत्वों की तलवार एक ऐसी तलवार तकनीक थी जो कि अपने दुश्मनों की तत्वों की शक्ति को पहचानकर उसको कमजोर करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है, जिसे तकनीक इस्तेमाल करने वाले के दुश्मनों की शक्तियां काफी कमजोर हो जाती है और उसे हराना काफी आसान हो जाता है। बर्फीला गोरिल्ला उन तलवारों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यह महस बड़े ऊस करता है कि उसके शरीर में शक्तियां काफी धीमी हो गई है। अपनी शक्तियों को कमजोर पड़ता हुआ देखकर वह गोरिल्ला जंगल के एक पेड़ को उखाड़कर रुद्र के किए हुए हमले की तरफ फेंक देता है। उस पेड़ में वह गोरिल्ला काफी ज्यादा बर्फी शक्तियों को भी भर देता है। इस वजह से जब वह पेड़ और तलवार एक दूसरे से टकराती हैं तब एक जोर का धमाका होता है जिससे उस जगह पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। पर यह तो बस शुरुआत थी, वह सभी छोटी तलवारें उस पेड़ को खत्म करते हुए आगे बढ़ती रहती है। जब वह गोरिल्ला दिखता है कि उसका किया हुआ वार बेकार चला गया तो उसे काफी गुस्सा आती है, पर उसके पास इस वार से बचने का और कोई रास्ता भी नहीं था और वह आरे गोरिल्ला से जाकर टकरा जाती है, जिससे एक बार फिर से एक धमक सुनाई देता है और उस जंगल में सफेद रंग की धुंध सी फैल जाती है। कुछ देर बाद जब सफेद रंग की धुंध काम हो जाती है तब रुद्र को दिखता है कि वह गोरिल्ला पहले से काफी बुरी हालत में मौजूद था और वह काफी हद तक जल भी चुका था। इस समय उस गोरिल्ला की आंखों में पहले की तरह जानलेवा चमक नहीं बल्कि एक खौफनाक डर था। जब वह गोरिल्ला रुद्र की तरफ देखा है तब उसे रूह
रुद्र से काफी खतरा महसूस होता है और वह जितना हो सके उतना जल्दी वहां से भाग जाता है। गोरिल्ला को भागता हुआ देखकर रुद्र काफी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तलवार तकनीक से एक ही बार में पृथ्वी लेवल के 7 सितारों वाले गोरिल्ला को डर कर भागने पर मजबूर कर देगा। पर रुद्र के लिए यह समय खुशियां मनाने का नहीं था, क्योंकि उसे यह महसूस हो गया था कि उसकी तरफ एक ताकतवर शक्ति बढ़ रही है। रुद्र जब उस तरफ देखा है तो उसे वहां पर काले रंग का एक विशाल अजगर दिखता है, जिसकी लंबाई लगभग 20 मीटर होगी। यह क्या काला अजगर? लगता है आज मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, चलो इससे भी मुकाबला करते हैं। रुद्र निराशा से अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। रुद्र इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अभी उसका सामना बर्फीले गोरिल्ला से हुआ था, जिसके पास बर्फीले तत्व की शक्ति थी और इस जगह पर उसकी शक्ति यहाँ कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि यह जगह गर्म इलाकों में से एक थी। पर काला अजगर एक ऐसा जंगली जानवर है जिसकी तत्व शक्ति जल होती है, और इस समय वह एक छोटी सी झील के किनारे खड़े हुए थे, जिसमें एक झरना भी बह रहा था आज, जिसकी वजह से वहां पर आसपास काफी नमी थी, यानी कि वहां पर जल तत्व की शक्ति काफी ज्यादा थी। साथ ही काले अजगर की ताकत भी पृथ्वी लेवल के 6 सितारों पर थी। भले ही काला अजगर बर्फीले गोरिल्ला से कमजोर हो, पर जल तत्व की शक्ति की वजह से वह रुद्र के लिए इस समय बर्फीले गोरिल्ला से भी ज्यादा बड़ा खतरा था। तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी शक्तियां काफी हद तक काम हो चुकी हैं, इसलिए इसे मैं इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। मेरी ताकत के हिसाब से तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल मैं सिर्फ 2 बार और कर सकता हूं। फिलहाल मेरे पास लड़ने की और कोई तकनीक नहीं है, तो मुझे इसी का इस्तेमाल करना होगा। इतना सोच कर रुद्र एक बार फिर से तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करता है। रुद्र अपनी तलवार घुमाकर अजगर की तरफ इशारा करता है। इस समय रुद्र के आसपास काफी ज्यादा गर्माहट मौजूद थी। वह अजगर की तरफ देखता है और चिल्लाता है, तत्वों की तलवार। रुद्र के इतना कहते ही हजारों शक्तियों से बनी हुई छोटी छोटी तलवारें, जो कि खोलते हुए लावे से बनी थी, काले अजगर की तरफ बढ़ने लगती है। उन तलवारों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वह अजगर अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। काले अजगर की सबसे बड़ी काबिलियत उसकी रफ्तार ही हुआ करती थी, और उसी का फायदा उठाते हुए वह अजगर रुद्र की तरफ बढ़ता जा रहा था। पर वह हजारों शक्तियों से बनी हुई तलवारें उस अजगर के ऊपर बारिश की तरह बरसने लगती है। हर तलवार के जमीन पर टकराते ही जमीन में गहरी दरारें पती जा रही थी, पर उस अजगर की रास्ता कम करने के अलावा वह तलवारें और कुछ नहीं कर पा रही थी। तलवारों की बारिश के बाद वह अजगर ठीक रुद्र के सामने आ गया था। रुद्र और कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह अजगर अपनी पूरी रफ्तार से रुद्र पर हमला कर देता है। उस अजगर की रफ्तार इतनी तेज थी कि रुद्र उसको देख भी नहीं पाता कि अजगर उस पर वार करने के लिए कब आगे बढ़ चुका था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 18, तलवार तकनीक, तत्वों की तलवार। एक जोरदार दहाड़ उस पूरे इलाके में गूंज जाती है। रुद्र देखता है कि उसके सामने 50 मीटर की दूरी पर एक सफेद रंग का जंगली गोरिल्ला खड़ा हुआ था, जो उसकी तरफ देखकर अपने सीने पर वार करते हुए दहाड़ रहा था। उस गोरिल्ला की शक्तियों को देखने से ऐसा लग रहा था कि वह पृथ्वी लेवल के 7 सितारे पर हो। ये तो सफेद रंग का बर्फीला गोरिल्ला है, वह भी पृथ्वी लेवल के 7 सितारों वाला लगता है। अब मुझे तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इतना का हकर रुद्र अपनी तलवार की तरफ देखता है और उसे तेजी से घूमने लगता है। रुद्र की तलवार जैसे जैसे घूम रही थी, वैसे वैसे उसके आसपास की गर्माहट भी बढ़ती जा रही थी। रुद्र को हमले के लिए तैयार होता हुआ देखकर सफेद गोरिल्ला भी दहाड़ता है और रुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। सफेद गोरिल्ला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ठंडी हवाएं भी आगे बढ़ती जा रही थी। उन ठंडी हवाओं की वजह से उस इलाके का माहौल काफी अजीब हो गया था। का तरफ काफी गर्माहट थी, जिसकी वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, तो दूसरी तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे वहां के पेड़ों पर हल्की बर्फ भी जमने लगी थी। रुद्र और बर्फीले गोरिल्ला के बीच में अब सिर्फ 20 मीटर का अंतर था। तभी रुद्र चिल्लाते हुए उस गोरिल्ला पर वार कर देता है। तत्वों की तलवार। इतना कहते ही रुद्र अपनी तलवार को गोरिल्ला की तरफ करते हुए उस पर वार कर देता है। रुद्र के वार करते ही उस तलवार से कई सारी छोटी छोटी तलवारें निकलती है, जो उस गोरिल्ला की तरफ काफी रफ्तार से बढ़ रही थी। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह तलवार आग से बनी है या फिर बर्फ से। तत्वों की तलवार एक ऐसी तलवार तकनीक थी जो कि अपने दुश्मनों की तत्वों की शक्ति को पहचान कर उसको कमजोर करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है, जिसे तकनीक इस्तेमाल करने वाले के दुश्मनों की शक्तियां काफी कमजोर हो जाती है और उसे हराना काफी आसान हो जाता है। बर्फीला गोरिल्ला उन तलवारों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यह महसूस करता है कि उसके शरीर में शक्तियां काफी धीमी हो गई है। अपनी शक्तियों को कमजोर पड़ता हुआ देखकर वह गोरिल्ला जंगल के एक पेड़ को उखाड़कर रुद्र के किए हुए हमले की तरफ फेंक देता है। उस पेड़ में वह गोरिल्ला काफी ज्यादा बर्फी शक्तियों को भी भर देता है। इस वजह से जब वह पेड़ और तलवार एक दूसरे से टकराती हैं, तब एक जोर का धमाका होता है, जिससे उस जगह पर गहरी दरारें पड़ जाती हैं। पर यह तो बस शुरुआत थी। वह सभी छोटी तलवारें उस पेड़ को खत्म करते हुए आगे बढ़ती रहती है। जब वह गोरिल्ला दिखता है कि उसका किया हुआ वार बेकार चला गया, तो उसे काफी गुस्सा आती है, पर उसके पास इस वार से बचने का और कोई रास्ता भी नहीं था, और वह तलवारें गोरिल्ला से जाकर टकरा जाती है, जिससे एक बार फिर से एक धमक सुनाई देता है और उस जंगल में सफेद रंग की धुंध सी फैल जाती है। कुछ देर बाद
जब सफेद रंग की धुंध काम हो जाती है तब रुद्र को दिखता है कि वह गोरिल्ला पहले से काफी बुरी हालत में मौजूद था और वह काफी हद तक जल भी चुका था। इस समय उस गोरिल्ला की आंखों में पहले की तरह जानलेवा चमक नहीं, बल्कि एक खौफनाक डर था। जब वह गोरिल्ला रुद्र की तरफ देखा है तब उसे रुद्र से काफी खतरा महसूस होता है और वह जितना हो सके उतना जल्दी वहां से भाग जाता है। गोरिल्ला को भागता हुआ देखकर रुद्र काफी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तलवार तकनीक से एक ही वार में पृथ्वी लेवल के 7 सितारों वाले गोरिल्ला को डरकर भागने पर मजबूर कर देगा। पर रुद्र के लिए ये समय खुशियां मनाने का नहीं था, क्योंकि उसे यह महसूस हो गया था कि उसकी तरफ एक ताकतवर शक्ति बढ़ रही है। रुद्र जब उस तरफ देखा है तो उसे वहां पर काले रंग का एक विशाल अजगर दिखता है, जिसकी लंबाई लगभग 20 मीटर होगी। यह क्या काला अजगर लगता है, आज मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, चलो इससे भी मुकाबला करते हैं। रुद्र निराशा से अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। रुद्र इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अभी उसका सामना बर्फीले गोरिल्ला से हुआ था, जिसके पास बर्फीले तत्व की शक्ति थी और इस जगह पर उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि यह जगह गर्म इलाकों में से एक थी। पर काला अजगर एक ऐसा जंगली जानवर है जिसकी तत्व शक्ति जल होती है और इस समय वह एक छोटी सी झील के किनारे खड़े हुए थे जिसमें एक झरना भी बह रहा था, जिसकी वजह से वहां पर आसपास काफी नमी थी, यानी कि वहां पर जल तत्व की शक्ति काफी ज्यादा थी। साथ ही काले अजगर की ताकत भी पृथ्वी लेवल के 6 सितारों पर थी। भले ही काला अजगर बर्फीले गोरिल्ला से कमजोर हो, पर जल तत्व की शक्ति की वजह से वह रुद्र के लिए इस समय बर्फीले गोरिल्ला से भी ज्यादा बड़ा खतरा था। तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी शक्तियां काफी हद तक काम हो चुकी हैं, इसलिए इसे मैं इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। मेरी ताकत के हिसाब से तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल मैं सिर्फ 2 बार और कर सकता हूं। फिलहाल मेरे पास लड़ने की और कोई तकनीक नहीं है, तो मुझे इसी का इस्तेमाल करना होगा। इतना सोचकर रुद्र एक बार फिर से तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करता है। रुद्र अपनी तलवार घुमाकर अजगर की तरफ इशारा करता है। इस समय रुद्र के आस पास काफी ज्यादा गर्माहट मौजूद थी। वह अजगर की तरफ देखता है और चिल्लाता है, तत्वों की तलवार। रुद्र के इतना कहते ही हजारों शक्तियों से बनी हुई छोटी छोटी तलवारें, जो कि खोलते हुए लावे से बनी थी, काले अजगर की तरफ बढ़ने लगती है। उन तलवारों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वह अजगर अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। काले अजगर की सबसे बड़ी काबिलियत उसकी रफ्तार ही हुआ करती थी और उसी का फायदा उठाते हुए वह अजगर रुद्र की तरफ बढ़ता जा रहा था। पर वह हजारों शक्तियों से बनी हुई तलवारें उस अजगर के ऊपर बारिश की तरह बरसने लगती है। हर तलवार के जमीन पर टकराते ही जमीन में गहरी दरारें पती जा रही थी, पर उस अजगर की रास्ता कम करने के अलावा वह तलवारें और कुछ नहीं कर पा रही थी। तलवारों की बारिश के बाद वह अजगर ठीक रुद्र के सामने आ गया था। रुद्र और कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह अजगर अपनी पूरी रफ्तार से रुद्र पर हमला कर देता है। उस अजगर की रफ्तार इतनी तेज थी कि रुद्र उसको देख भी नहीं पाता कि अजगर उस पर वार करने के लिए कब आगे बढ़ चुका था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। एपिसोड 20, रुद्र 6 सितारों पर। शक्तियों की शुद्धता से ट्रेनिंग का समय कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। आचार्य, इसका क्या मतलब है कि ट्रेनिंग का समय बढ़ जाता है? क्या मेरी शक्तियों और भी धीमी रफ्तार से बढ़ेगी? आचार्य की बात सुनकर रुद्र को कुछ समझ नहीं आया था कि उनके कहने का क्या मतलब है, इसलिए वह आचार्य से दोबारा इस बारे में पूछता है। शुद्ध शक्तियां अपनी शुद्धता के कारण काफी रफ्तार में बह सकती है, पर साथ ही वह काफी ज्यादा गाढ़ी भी होती हैं। हमारे आसपास जो कुदरती शक्तियां मौजूद होती हैं वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती हैं। आम लोग जब शक्तियों को सोखते हैं तब वह शुद्ध शक्तियों के साथ साथ अशुद्ध शक्तियों को भी सोख लेते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियों ज्यादा शुद्ध नहीं होती है। पर तुम जब शक्तियों को सोखते हो तब तुम अशुद्ध शक्तियों को अपने शरीर के बाहर ही छोड़ देते हो और सिर्फ शुद्ध शक्तियों को ही अपने शरीर में लेते हो, जिससे तुम्हारी शरीर में आने वाली शक्तियां बाकी लोगों के हिसाब से ज्यादा ताकतवर तो होती है, पर काम भी होती हैं। आचार्य रुद्र को समझाते हुए उसे कहते हैं, आचार्य, इसका मतलब शुद्ध शक्तियां हमें बाकी लोगों से ताकतवर तो बनती है, पर हमारे ताकतवर बनने की रफ्तार धीमी भी कर देती हैं। फिर इसका क्या फायदा है? रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि लोग शुद्ध शक्तियों को इतना अच्छा क्यों मानते हैं, जबकि वह हमारे रैंक बढ़ाने की रफ्तार भी काम कर देती है। रुद्र की बात सुनकर आचार्य के चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है और वह रुद्र को ध्यान से समझाते हुए उसे एक बार फिर से कहते हैं, रुद्र, शुद्ध शक्तियां काफी ज्यादा जरूरी होती है। भले ही यह शक्तियां बढ़ने की रफ्तार कम कर देती हैं, पर आगे आने वाले समय में इसका काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचता है। आचार्य की बात सुनकर रुद्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने कहे के लिए आचार्य से माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए आचार्य, मैंने आगे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मैं बस अभी अपनी ट्रेनिंग की रफ्तार बढ़ाने के बारे में ही सोच रहा था। मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि मैं अभी 4 सितारों में होने के बावजूद भी 6 सितारों वाली योद्धा से मुकाबला कर सकता हूं, सिर्फ अपनी शक्तियों की शुद्धता के कारण। रुद्र को माफी मांगता हुआ देखकर आचार्य उससे कहते हैं, अच्छा हुआ तुम समझ गए, अब जाकर अपन बड़ी ही ट्रेनिंग करो। आचार्य की बात सुनकर रुद्र अपना सर हिलता है और अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। रुद्र को ट्रेनिंग के लिए जाता हुआ देखकर आचार्य मुस्कुराते हैं और खुद से कहते हैं, ये काफी देर से समझता है, पर
साथ ही इसके अंदर काबिलियत भी बहुत है, वक्त आने पर यह सब कुछ समझने लगेगा। इसके बाद आचार्य काले अजगर की तरफ देखते हैं और अपने हाथ के इशारे से ही उसे जंगल में दूर फेंक देते हैं। उसके बाद वह रुद्र को ट्रेन छोटी अगा करता हुआ छोड़कर वापस से गुफा में चले जाते हैं। और इस तरफ रुद्र अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। वह महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की शक्तियां उसके शरीर में जाती जा रही है। उसके शरीर में मौजूद अग्नि तत्व की शक्तियां जल तत्व की शक्तियों से काफी अच्छे से मिलती जा रही थी। इस समय रुद्र के शरीर के अंदर एक शक्तियों का तूफान चल रहा था जो काफी तेजी से घूम रहा था, जिसमें अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों की शक्तियां एक दूसरे से मिलती जा रही थी। रुद्र के शरीर में मौजूद बवंडर लगातार कुदरती शक्तियों को अपने अंदर खींचता जा रहा था। जैसे जैसे उस बवंडर के अंदर शक्तियां भरती जा रही थी वैसे वैसे वह और भी छोटा होता जा रहा था, पर फिर भी वह रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। इसी तरह से रुद्र को शक्तियां सोखते सोखते 2 दिन बीत जाते हैं, तब जाकर रुद्र शक्तियां सोखना बंद करता है। रुद्र ने शक्तियां सोखना तो बंद कर दिया था, पर उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ देर तक तो जंगल के उस इलाके में काफी खामोशी बनी रहती है। फिर अचानक उस जगह की कुदरती शक्तियों में हलचल शुरू हो जाती है। कुदरती शक्तियों में इस तरह की हलचल से उस जंगल में हर जगह पर जंगली जानवरों की दहाड़े सुनाई देने लगती हैं। सभी जानवरों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ऐसा कोई नींद से जाग गया हो जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो। इन दहाड़ों की आवाज सुनकर झरने के नीचे बैठा छोटे रुद्र अपनी आंखें खोलता है और अपने शरीर को ध्यान से देखते हुए मुस्कुराकर खुद से कहता है, इस बार फिर से मैंने 2 सितारों की छलांग मारी है। अब से पृथ्वी लेवल का 6ठा सितारा भी मेरे नाम। इतना कहकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है। रुद्र की हंसी काफी देर तक उस इलाके में गूंजता रहती है। उसके बाद रुद्र अपनी जगह से उठकर आचार्य को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर आचार्य उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। जब वह गुफा के अंदर जाता है तब उसे वहां पर पत्थर के ऊपर एक लेटर रखा हुआ मिलता है। उसके पास ही एक अंगूठी भी रखी थी। रुद्र उस लेटर को उठाकर पढ़ता है, तब उसे मालूम होता है कि वह लेटर आचार्य ने ही उसके लिए छोड़ा था। रुद्र, मैं जानता हूं कि तुम अपनी शक्तियां बढ़ाने में कामयाब जरूर होगी। मेरे ख्याल से तुम्हारी शक्तियां 2 सितारों से बढ़ जाएगी, तो इस बात की खुशी मनाकर आराम करने के बारे में सोचना भी मत और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान न देना। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं। वैसे तुम्हारे सामने जो स्टोरेज रिंग रखी है उसमें मैंने 3 तकनीक छोड़ी है जो तुम्हें सीखनी है। साथ ही मैंने तुम्हारे लिए कई सारी गोलियां भी बनाई है, पर एक बात का ध्यान आना रखना, स्टोरी रिंग के अंदर एक ऐसी गोली भी है जिसे तुम 3 महीने के पहले इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। उसे गोली का नाम है कुदरती रफ्तार गोली। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज फॉर योर चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हाँ, तेल अग्रम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।